नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमीन। देश की वर्तमान परिस्थितियों पर टीवी लाइव पर एक गंभीर परिचर्चा का आयोजन किया गया। उस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। इस परिचर्चा में वक्ताओं ने देश में जो गतिविधियां चल रही हैं उनका विश्लेषण किया। तो आइए सुनते हैं उस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश साभार। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए भी कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। तो आइए सुनते हैं इस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश साभार। दोस्तों, बिहार से दिल्ली तक, जी हां, बिहार से लेकर दिल्ली तक आप जानते हैं कि कई मोर्चों पर बीजेपी घिरी हुई है और अब अपने बचाव के लिए महाराष्ट्र के मैदान में बंकर बना रही है। आप जानते हैं ना बंकर क्या होता है, जिसमें छुपने के लिए जगह बनाया जाता है। जमीन को थोड़ा खोद कर और वहां पर छुपने बचने की जगह बनाई जाती है और खासकर ये काम सेना के लोग करते हैं, सैनिक करते हैं। और सीमाओं पे एलएसी पर बंकर है, एलओसी पर बंकर है और वैसे ही बंकर अब महाराष्ट्र में बनाने की कोशिश में बीजेपी लगी हुई है अपने बचाव की। चर्चाएं तेज हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी फिर तोड़फोड़ करने की फिराक में है ताकि बिहार में वो नीतीश कुमार और इधर आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू पर प्रेशर बना सके, दबाव बना सके। तो किस्सा क्या है दोस्तों, ये आप जानते ही हैं कि पिछले कई दिनों से नीतीश कुमार के कारण बीजेपी डर से रह रही है, यानी डर में सियासत कर रही है कि न जाने कब वो एनडीए छोड़कर फिर इंडिया गठबंधन के साथ चले जाएं। बीजेपी के डर को लालू प्रसाद के बयान ने और बढ़ा दिया और अब जबकि नीतीश कुमार अटल जी को याद करने में लगे हुए हैं तो मोदी और अमित शाह फिर बताने पर आ गए हैं कि ये अटल जी के जमाने वाले बीजेपी नहीं है, जमाने वाली बीजेपी नहीं है, बल्कि ये मोदी और अमित शाह की बीजेपी है, जहां ऑपरेशन लोटस चलाए जाते हैं और इसके अलावा खरीद फरोख्त होती है, किसी भी ढंग से सत्ता पाने की कोशिश होती है। और यह सब आप लोगों ने देखा है। महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी को तोड़ने के बाद बीजेपी एक बार फिर एनसीपी पर अटैक करने की तैयारी में है, यानी एनसीपी शरद पवार गुट पर। बार बार खबरें आ रही हैं कि अजित पवार और शरद पवार एक हो सकते हैं। सुप्रिया सुले को केंद्र में मंत्री बनाकर बीजेपी शरद पवार को अपने खेमे में ला सकती है, ऐसी खबरें चल रही हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने इस बारे में बयान दिया है और कहा है कि दूसरी तरफ वहीं अब एनसीपी गुट के, जो शरद पवार गुट के तमाम नेता इस बारे में बयान दे रहे हैं। सबसे पहले आइए सुनते हैं अनिल देशमुख को, उन्होंने क्या कुछ कहा है और यहां से इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बिहार चलेंगे, आखिर बिहार की लड़ाई महाराष्ट्र में क्यों आ गई है और महाराष्ट्र में क्यों बंकर, यानी कि क्यों वहां पर एक गेम प्लान तैयार किया जा रहा है। उस पूरा गेम प्लान आज हम ओपन करेंगे, आपके सामने रखेंगे। पहले आप देशमुख साहब को सुन रहे थे और साफ साफ क्या चल रहा है, क्या गेम प्लान चल रहा है, ये बता रहे थे। शरद पवार गुट के हैं, आप जानते हैं 8 जो है वो लोकसभा के सांसद और 4 राज्यसभा से सांसद, यानी 12 सांसदों को कैसे तोड़ा जाए उसकी प्लानिंग, और ये बता रहे थे यहां पर देशमुख साहब, अनिल देशमुख। लेकिन दूसरी तरफ जितेंद्र आव्हाड, उन्होंने भी इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए सुन लेते हैं जितेंद्र आव्हाड को क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए और इस गेम प्लान को समझने की कोशिश कीजिए। बीजेपी एक बड़े गेम प्लान के जरिए नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को अपने पाले में, अपने खेमे में रखना चाहती है, लेकिन उसके लिए गेम प्लान क्या है ये यहां नहीं बल्कि महाराष्ट्र में क्यों बन रहा है, और इसके अलावा दिल्ली में जो चल रहा है उसमें क्यों बार बार कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन टूट गया है, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन तो आवाज साहब को सुन रहे थे आप। दरअसल पवार परिवार के अहम सदस्य और शरद पवार के भतीजे रोहित पवार आप जानते हैं कौन है, रोहित पवार ने कहा है, क्या कुछ कहा है, आइए जरा उनको भी सुन लेते हैं। बहुत जरूरी है कि आखिर वहां क्या गेम कर रही है बीजेपी, क्या करने की कोशिश कर रही है, क्यों यह चर्चा बार बार आ रही है सामने कि अजित पवार और शरद पवार मिल रहे हैं और यहां इंडिया गठबंधन को तोड़कर अजित पवार और शरद पवार को मिलाकर बीजेपी अपने कुनवे को मजबूत करना चाहती है और एक प्रेशर बनाना चाहती है उधर नीतीश कुमार के ऊपर और प्रेशर बनाना चाहती है इधर चंद्रबाबू नायडू के ऊपर, क्योंकि ये दोनों बैसाखियां बहुत अहम हैं और इन दोनों को कैसे रोका जाए। और इसके लिए क्या शरद पवार को मोहरा बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ऐसा है क्या? सच नेता फिलहाल यही कह रहे हैं कि ऑफर आए चाहे नहीं आए, उनके सांसद कहीं नहीं जा रहे हैं। पवार साहब जो निर्णय लेंगे वही आखिरी निर्णय होगा। दूसरी तरफ यहां पर जो अंदर खाने प्लानिंग चल रही है कि बाप और बेटी, यानी शरद पवार और सुप्रिया सुले, उनको अकेले छोड़ दो और बाकियों को अपने खेमे में ले लो, और यहां लेकर
तमाम यानी अजीत पवार के साथ ले आओ और यहां लाकर एक प्रेशर बनाओ नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर। लेकिन सवाल यह है कि इस समय पवार परिवार के एकजुट होने की खबर और इंडिया गठबंधन में दरार होने की खबरें आखिर आ क्यों रही हैं? क्या इसके पीछे बीजेपी को फायदा नहीं दिख रहा? क्योंकि अगर बीजेपी यह मैसेज देने में कामयाब रही कि शरद पवार भी अब उसके साथ हैं, तो फिर नीतीश कुमार को दबाव में बीजेपी ले लेगी या फिर ठेंगा दिखा देगी कि हमें आपकी जरूरत नहीं है। यही काम वो चंद्रबाबू नायडू के साथ कर सकती है। इधर दिल्ली चुनाव में भी शिवसेना, यूबीटी, समाजवादी पार्टी और टीएमसी सभी आम आदमी पार्टी के साथ खड़े दिख रहे हैं। कल आपने सुन लिया कि अखिलेश यादव ने साफ साफ घोषित तौर पर आम आदमी पार्टी का समर्थन कर दिया। तो इसे कांग्रेस को अलग थलग करने की कोशिशों के तौर पर अब मीडिया में दिखाया जा रहा है। क्या यही सच है या वो सच है जो अभी से थोड़े दिनों पहले हमने पंजाब के चुनाव में देखा था, जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन में होने के बाद भी अलग अलग लड़े थे और वहां भी समाजवादी पार्टी ने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया था? क्या वो सच है? उस सच को क्यों छिपाया जा रहा है और यहां पर कुछ और क्यों बताया जा रहा है? क्या इस गेम प्लान में मीडिया भी है? यह सब कुछ बहुत जरूरी है। यानी एक तरफ इंडिया गठबंधन तोड़कर और दूसरी तरफ ऑपरेशन लोटस चलाकर बीजेपी अपने डर को कम करने की कोशिशों में है। लेकिन क्या इंडिया गठबंधन टूटा हुआ है? यह एक बड़ा सवाल है। इंडिया गठबंधन के सभी दल दूध के जले हुए, आप जानते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, एक कहावत आपने सुनी होगी। दूध के जले हुए हैं और वो छाछ फूंक फूंक कर पीना जानते हैं। इसलिए अब बीजेपी की कोशिशें कामयाब होंगी या फिर उसे मुंह की खानी पड़ेगी, यह देखना होगा। लोकसभा चुनाव के पहले भी इंडिया में फूट डालने की कोशिशें बीजेपी करती रही और हर बार नाकाम रहेगी, यह साफ दिखाई दे रहा है। इस बार भी नाकामी मिली तो क्या बीजेपी की सत्ता के लिए खतरा बरकरार रहेगा? आज इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बिहार चलते हैं थोड़ा सा। बिहार में आज तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने एक कार्टून देखिए, नीतीश जी की 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए की दुर्गति यात्रा, क्योंकि नीतीश बाबू अभी यात्रा पे हैं। और ये पुल दिखा रहे हैं, पुल का टूटना दिखा रहे हैं और उसमें गिरना अपनी कार से दिखा रहे हैं। ये इस जो कार्टून है इसमें, लेकिन इसके साथ साथ लिखते क्या हैं तेजस्वी यादव, जरा उसको ले आइए स्क्रीन पे, बहुत महत्वपूर्ण है। और यहां पर एक दूसरी लड़ाई नीतीश के सामने और तेजस्वी के सामने क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। थके हुए मुख्यमंत्री ने रिटायर्ड अधिकारियों के साथ मिलकर बिहार के युवाओं की आशाओं को निराशाओं में बदल दिया है। विज्ञापनों के माध्यम से सैकड़ों करोड़ झूठे प्रचार में फूंक रहे हैं। बिहारियों के जीवन को आबाद करने की बजाय उसे बर्बाद कर दिया है। बिहार की प्रगति को दुर्गति की अग्नि में झोंक दिया है। बेसुध सरकार और उसके मुखिया के नेतृत्व में एक बरसात में ही सैकड़ों पुल पुलिया ढह जाते हैं। 2 दशक से हर प्रकार की परीक्षाएं, पेपर लीक और धांधली की भेंट चढ़ाई जा रही हैं। महंगाई हर घर हर परिवार को खा रही है। छोटे बड़े व्यवसायों का व्यवसाय बर्बादी के कगार पर है। इनके शासन में गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पलायन में बिहार अव्वल है। ये बातें थोड़ा कमेंट इस ढंग से, और इसके साथ वो जो अभी आप देख रहे थे कार्टून, उस कार्टून के साथ इन्होंने ट्वीट किया, इस कार्टून के साथ इन्होंने ट्वीट किया है। और यहां से सीधा हमला नीतीश कुमार पे है। नीतीश कुमार जाएं तो कहां जाएं? और लेकिन नीतीश कुमार के ऊपर ये प्रेशर पॉलिटिक्स जो चल रहा है, इस पॉलिटिक्स में जो राजनीति चल रही है, इस राजनीति में एक तरफ आरजेडी है, खासकर तेजस्वी यादव हैं, और दूसरी तरफ इधर बीजेपी भी उस राजनीति में कूद पड़ी है कि किसी भी ढंग से नीतीश कुमार को बीजेपी अपनी तरफ खींचना चाहती है और तेजस्वी यादव अपने ढंग से उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। आखिर क्या चल रहा है यहां से लेकर, बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक, और दिल्ली में जो गेम प्लान चल रहा है, महाराष्ट्र में जो चल रहा है गेम प्लान, उसी की तहकीकात करते हैं। आइए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, जरा नाम ठीक कर लीजिए अमलेंदु जी का। हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं, हमारे साथ सुनील शुक्ला जी हैं, हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जी हैं और हेमंत कुमार जी हैं। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल आप तमाम दोस्त, साथी, शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधा आना चाहता हूं प्रशांत जी आपके पास ही। प्रशांत जी, कई सारे डॉट्स तैयार हैं आपकी भाषा में, बहुत सारे डॉट्स, और उसमें अभी आपने 3 बाइट्स सुनी और बहुत इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र की बाइट्स। अभी 3-4 दिनों से आप सुन रहे हैं। कल आपने अजीत पवार का बयान भी सुना होगा, जिसमें वो अपने ही
वोटर्स को गरिया रहे हैं। सीधे शब्दों में कहें तो कह रहे हैं कि वोट देने का मतलब खरीद लेना नहीं होता है। लेकिन दूसरी तरफ आप देख लीजिए, शरद पवार को अपने खेमे में लाने की कोशिश हो ना हो, लेकिन यह चर्चा, यह खबर चलाई जाती है कि शरद पवार इधर आने वाले हैं, सुप्रिया सुले को केंद्र में मंत्री हम बना देंगे। बहुत सारी बातें उधर चलती हैं। दूसरा नैरेटिव यह भी सेट किया जाता है कि बाप बेटी को किनारे कर दो, तमाम दूसरे जो सांसद हैं उनको इधर ले आओ। यह एक नैरेटिव इधर। दूसरा यहां दिल्ली में चल रहा है कि इंडिया गठबंधन में फूट, क्योंकि समाजवादी पार्टी, टीएमसी और उधर उद्धव ठाकरे, यूबीटी, ये तीनों यानी शिवसेना, ये तीनों जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ है, तो कांग्रेस अलग थलग पड़ गई। और चौथी तरफ आप देख लीजिए वहां बिहार में जो चल रहा है। क्या कहेंगे इस गेम प्लान का मास्टरमाइंड कौन है, कौन हो सकता है? जी, ये सब मीडिया में बहस चलाने की बातें हैं और नीतीश कुमार के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का काम हो रहा है मीडिया हेडलाइंस के जरिए। नीतीश कुमार को लेकर जो बीजेपी की स्थिति है, तो अभी हाल में जो बिहार में और महाराष्ट्र में हो रहा है, उससे लगता है कि बीजेपी ने रीथिंकिंग नहीं किया है। नीतीश कुमार इसलिए दिल्ली आए थे और प्रधानमंत्री से मिलना चाहते थे और ये कमिटमेंट चाहते थे कि उनके नाम की घोषणा हो। आपको मालूम है, हम लोगों को मालूम है कि परसों अमित शाह को, गृह मंत्री को पटना जाना था, बिहार जाना था, वो नहीं गए। वो इसी दबाव में नहीं गए कि वो जाते तो उनको कोई ना कोई कमिटमेंट, कुछ बात करनी पड़ती वहां पे। ये नीतीश कुमार क्यों चाह रहे हैं? देखिए, बहुत लंबी चौड़ी, बहुत पुरानी बात नहीं है। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों ने कहा था कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, लोकसभा चुनाव के बाद भी रहेंगे वो, और उन्हीं के नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव बिहार में लड़ा जाएगा। ये बहुत कैटेगोरिकल, बहुत ही स्पष्ट रूप से दोनों नेताओं ने कहा था। अब जब पूछा जाता है अमित शाह से एक इंटरव्यू में, तो वो कहते हैं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। तो आप तो पहले 2024 में तय कर चुके थे, तो अब उसमें इसका मतलब है कि बदलाव है। अब क्योंकि नीतीश कुमार मीटिंग्स में नहीं आते हैं, नीतीश कुमार एक ऐसा उलझन वाले काम कर रहे हैं जिससे कि कंफ्यूजिंग संकेत मिलता है। प्लस लालू प्रसाद यादव ने भी उनको न्योता दे दिया। तो इन सब चीजों का एक मनोवैज्ञानिक दबाव नीतीश कुमार पे डालना चाहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का जो भी फैसला बिहार के बारे में होगा, वो फैसला उनको दिल्ली के बारे में लेना पड़ेगा। जरा उनके ट्वीट के बारे में आते हैं, जो तेजस्वी ने ट्वीट किया है। जी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि पूर्व अधिकारियों के जरिए नीतीश कुमार किसी न किसी रिटायर्ड आईएएस को अपने करीबी रखते हैं। एक समय आपको याद होगा कि आरसीपी सिंह थे, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, जो बाद में उन्हीं के जरिए ऑपरेशन लोटस होने की बात कही गई थी और फिर वो चले गए बीजेपी में। अब नए आरसीपी सिंह जो है वो दीपक कुमार सिंह है, पूर्व चीफ सेक्रेटरी, और कहा जाता है कि नीतीश कुमार उनकी सलाह सबसे ज्यादा मानते हैं। तो इसीलिए वो तेजस्वी यादव जो संकेत कर रहे हैं, वो उन्हीं का संकेत कर रहे हैं। लेकिन दोनों बातों में देखिए, मामला यही है कि बिहार का रिजर्व करने के लिए कि नीतीश कुमार कल कोई फैसला करे तो महाराष्ट्र से भरपाई हो, ऐसा कोई जमीन पर नहीं है। ये हेडलाइन क्रिएट की जा रही है इसलिए कि नीतीश कुमार के ऊपर एक दबाव बना रहे और मीडिया में चर्चा होती रहे, हम लोग चर्चा करते रहे। दूसरी बात दिल्ली की बहुत इंपॉर्टेंट है राजीव। दिल्ली में हम सब जानते हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला है। बीजेपी के ऊपर बहुत दबाव है कि वो 27 साल का जो वनवास है उसको दूर करें। लेकिन दो समस्या बहुत बड़ी हैं। वो दो समस्या कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल का पॉलिटिकल जवाब इनके पास नहीं है। कोई सोल्यूशन, पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं है कि आप दिल्ली के लिए क्या करेंगे। दूसरी बात है कि इनके पास दिल्ली के में कोई चेहरा नहीं है। किसको बनाएंगे? रमेश बिधूड़ी को बनाएंगे मुख्यमंत्री का चेहरा? किसको बनाएंगे? तो इनके पास कोई चेहरा नहीं है और यही दुविधा अब कांग्रेस के साथ भी है।
लेकिन जो बात हो रही है कि शिवसेना आम आदमी पार्टी को समर्थन कर रही है, तृणमूल कांग्रेस कर रही है या समाजवादी पार्टी कर रही है, इनका दिल्ली में क्या जनाधार है? कल को कांग्रेस भी कहते कि सीपीएम उनका सपोर्ट कर रही, तो इसका कोई मतलब पॉलिटिकल मतलब क्या होगा इसका? जिन पार्टियों का दिल्ली में जनाधार ही नहीं है कोई, उनका केवल हेडलाइन बन सकती है। तृणमूल कांग्रेस कहां वोट दिला देगी इनको? सीआर पार्क में। तो समस्या ये है कि हेडलाइन बन जाती है, लेकिन वो हेडलाइन का कोई मतलब नहीं है। और दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या इनकी ये दूसरी बात है कि राजीव जी, जब मैं सेकंड टर्म में आऊंगा तो बात करूंगा कि नरेंद्र मोदी के सामने चुनौतियां दूसरी हैं। वो आर्थिक चुनौतियां हैं, वो गवर्नेंस की चुनौतियां हैं। वो चुनौतियां पॉलिटिकल मैनेजमेंट से दूर नहीं होंगी, वो काम करना पड़ेगा इनको। तो फिलहाल तो मुझे लगता है कि ये केवल हेडलाइन मैनेजमेंट हो रहा है महाराष्ट्र के जरिए नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बनाने के लिए। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एक हेडलाइन मैनेजमेंट और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश। पंकज जी, जरा आपके पास आना चाहता हूं, समझना चाहता हूं कि यहां शरद पवार को सामने लाकर बीजेपी, क्योंकि साफ साफ कहा जा रहा है कि बीजेपी शरद पवार के सांसदों को अपने खेमे में लाना चाह रही है, यानी वो अगर अजित पवार के खेमे में चले जाए, ये सांसद जा सकते हैं, और इतने चले गए तो शरद पवार और सुप्रिया सुले अगर वो दोनों अकेले रह जाते हैं तो एक गेम प्लान, बहुत बड़ा गेम प्लान सामने नजर आएगा, जिससे ये, और आपने तीनों के बयान सुन लिए, जिससे इन तीनों से ये सवाल पूछे गए, ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, पवार साहब जाने, पवार साहब क्या करते हैं, वो जो करेंगे वही स्वीकार्य होगा, ये सारी बातें आ रही हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया के जरिए एक प्रेशर टैक्टिस है या कुछ और है? क्या, कैसे देखा जाए, और इसके तार कैसे नीतीश कुमार से जुड़ते हैं? क्या कहेंगे इस पे पंकज जी? मेरे जितने भी मित्र बहुत लंबे समय से महाराष्ट्र में पत्रकारिता कर रहे हैं, उन सबसे मेरी जो बात हुई, तो जो बड़ा पुराना मुहावरा कहते हैं कि ये चंडू खाने की खबर है, इसका कोई सिर पैर नहीं है, और ये खबर को अमित मालवीय सभी के लोगों ने पकाया और जिसको हम चंपू मीडिया कहते हैं उससे डिलीवर कराया। असल में महाराष्ट्र में बीजेपी अपने संकट में जी रही है, बहुत बड़ा बहुमत है उनके पास में, उसके बावजूद उनका जो संकट है, एकनाथ शिंदे और उसके दोस्तों की जो नाराजगी है वो अंदर की बनी हुई है, और बंबई का जो महानगर पालिका का चुनाव सिर पे रखा है वो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। यदि इतने ताकतवर वो है तो रोज जाकर वो उद्धव ठाकरे का जो भाई है जिसको कोई सीट नहीं मिली, क्या नाम है उनका, राज ठाकरे, उनके पास चक्कर लगा रहे हैं। आज भी आशीष शेलार से लेकर सब उनके दरवाजे में बैठे हुए थे कि वो महायुति में शामिल हो जाएं, और शायद होंगे भी, उनके पास है क्या, ना खोने को है ना पाने को है। वहां पर जो असल दबाव नीतीश कुमार से बनाने से ज्यादा उनका असल दबाव उस एकनाथ शिंदे पे भी बनाना है, क्योंकि एकनाथ शिंदे अपने मंत्रिमंडल के पोर्टफोलियो को लेकर, अपने लोगों को लेकर बहुत नाराज है। इधर एनसीपी में अजित पवार के ग्रुप में छगन भुजबल की नाराजगी सबके सामने है। यदि शरद पवार को यही करना होता तो एक साल पहले कर लेते, उनको किसने रोका था? उस समय तो खुला ऑफर था। ये जो खबर है इसके दो मायने हैं, एक तो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे पे दबाव बनाना, और दूसरा नीतीश कुमार पे दबाव को बनाए रखना। देखिए एक चीज मैं आपको और बताऊं, नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी बहुत भाव नहीं देती है, क्योंकि नीतीश कुमार के सांसदों में से अधिकांश को कभी भी खरीद सकती है, क्योंकि ये बिहार में सब लोग जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी में जानते हैं, जेडीयू में जानते हैं कि नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी, जो विश्वसनीयता थी, वो धीरे धीरे बहुत पतन की ओर है। वो अब केवल एक, चूंकि नीतीश कुमार है, एक चेहरा है, ये सब लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार किस अफसर के साथ में चल रहे हैं, और उनके जो राजनीतिक बयानबाजी है वो ललन सिंह देखते हैं। अब ललन सिंह और उनके रिश्तों को लेकर क्या क्या बातें होती रही, वो एक बहुत अलग मसला है। ये जो तार है, ये एक
यानी भारतीय पत्रकारिता के लिए कलंक है इस तरीके की बातें कि हम सब लोग झूठ को पैर लगा रहे हैं। और आपको एक चीज बताऊंगी, प्रशांत भाई बात कर रहे थे, नरेंद्र मोदी के सामने जो इस समय बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हुई है, वो उससे आम जनता का मुंह मोड़ने के लिए ये पॉलिटिकल नॉनसेंस र्यूमर्स फैला रहे। आज सबसे बड़ा चुनौती भारत सरकार के सामने खड़ी है, जिसपे ये आंख बंद करके, कितना बिल्ली आंख बंद करके सोचती है कि आसमान उसने थाम लिया है। चाइना का मसला है। जो चाइना इतना बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहा है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा 40 गीगाबाइट पावर का प्रोजेक्ट है, जो 50 किलोमीटर के दायरे की ब्रह्मपुत्र नदी को घेर कर बनाया जा रहा है, और उस इलाके में बनाया जा रहा है जो भूकंप से संवेदनशील है। और हम जब बात कर रहे थे उसके ठीक एक दिन पहले आप देखिए, कल उसी इलाके में, तिब्बत के उसी इलाके में भूकंप आया, जिसमें 200 लोग मारे गए और सैकड़ों शहर नष्ट हो गए। गलवान का जो हम लोगों ने हार देखी, गलवान के मामले में जो हमारे 20 जवान शहीद हुए, उसके बाद इन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने पेंगोंग लेक पर वो समझौता किया सेना पीछे ले जाने थे, जिसमें हम घाटे में रहे। अभी सामने है कि उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में कितने इलाकों पे अपने 2 राज्य बनाकर उन्होंने घोषणा कर दी। ये जो चुनौती है, ये आम जनता के सामने नहीं आए। आप देखिए, कौन मीडिया इतनी बड़ी चुनौती को, पाकिस्तान हमारे लिए छटंकी का देश है, जिसको हम इन्हें थप्पड़ मार के ठीक कर सकते हैं, उसकी चर्चा पूरे मीडिया में होगी। लेकिन चाइना ने हमारे ऊपर वाटर बम रख दिया, उसको एक सैनिक अपना नहीं मारना है, हमारे 9-10 राज्य साफ कर देगा। उसके ऊपर सरकार के पास कोई चुनौती नहीं है, उस पर वो बात नहीं करना चाहते। आम लोग इस पर ध्यान ना दें, उसके लिए नीतीश कुमार और शरद पवार और अरविंद केजरीवाल का शीश महल और उसका महल, ये सब फिजूल की बातें हो रही हैं। आप बताइए, अरविंद केजरीवाल ने चीफ मिनिस्टर हाउस बनवाया, अब वो नाजायज जायज खर्चा वो अलग मसला है, लेकिन वो उसका अपना घर तो है नहीं। उससे ज्यादा महंगा घर तो मोदी जी का है, प्राइम मिनिस्टर का सेक्टर घर जो बना है। और सबसे बड़ी चीज है ना कि आप ये जवाब दो ना कि आपका दिल्ली का ऑफिस जो आपकी इतनी प्रॉपर्टी है, वो कितने करोड़ का है, उसमें क्या क्या है हम तक, उसमें वो कौन सा था, वो योग ध्यान आहूजा, वो राजस्थान वाला एमपी वहां जाके नाली में काउंट करेगा कि नहीं करेगा, उसकी व्यवस्था बनाई है कि नहीं वहां पर। ये सब चीजें, इनका लोगों का देश से ध्यान विकर्षित करने का तरीका। अभी आप देखिए, 4 दिन बाद हमारा पूरा मीडिया महाकुंभमय हो जाएगा जी। और कुंभ में मैंने अपने बहुत छोटेपन से उज्जैन के सिंहस्थ देखे हैं, कुंभ देखे हैं, अर्ध कुंभ देखे हैं, और जाहिर है कि महाकुंभ 113 साल बाद आ रहा है तो देख रहे हैं, लेकिन उसमें कोई प्रक्रिया में फर्क नहीं होता है। हमने कभी किसी प्राइम मिनिस्टर के फोटो के साथ में प्रचार कभी नहीं देखा कि त्रिशूल लिए मोदी जी खड़े हुए और महाकुंभ में आरार कर रहे हैं। ये सब जो चीजें हैं, लोगों को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करना, जो आपके मुख्य मुद्दे हैं। आप देखिए, एक मुद्दा कोई मीडिया नहीं दिखा रहा, पूरे देश में पिछले 15 दिन में झारखंड, पूरा आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सोनभद्र के इलाके, वहां पर टमाटर की फसल, मटर की और गोभी की फसल को किसानों ने रोटावेटर चला के नष्ट करा दिया, आग लगा दी, भैंसों को खिला दिया जी। उस किसान का कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। हमने अरबों खरबों रुपए के जो हमारे खाद्य उत्पाद हैं और हमारे जो कृषि में जुड़े लोगों का श्रम है, उसको नाली में डाल दिया। और दिल्ली में हम बैठे हैं तो हम 40 रुपए किलो टमाटर आज भी खरीद रहे हैं। ये सरकार की जो विफलताएं हैं, इसकी कोई खबर मीडिया पे नहीं आए। इसके लिए ये सब फिजूल की बातें होती है कि अजीत पवार इधर आ जाएंगे, शरद पवार की लड़की को मंत्री बना देंगे, इसको राष्ट्रपति बना देंगे। आप बताइए, एक खबर प्लांट की गई तो शर्मिष्ठा मुखर्जी मिली और मनमोहन सिंह से पहले उनकी बाजार बनेगी वहां पे। अरे भाई, प्रणब मुखर्जी की जब डेथ हुई तब नरेंद्र मोदी की सरकार थी। किसने मना किया था कि उनकी समाधि नहीं बनाई जाए? किसी ने मना किया था क्या उनको? ये खबरें इंटेंशनली देश की गंभीर समस्याओं से आप सबका ध्यान हटाने के लिए है। और हमको भी लगता है कि हमें इसकी चड्डू खाने की खबरों की ज्यादा चर्चा भी नहीं करना चाहिए।
मुझे तो ये लगता है पंकज जी, मैं थोड़ा इस बात से सहमत नहीं हूं। ऐसी बातों का खंडन करना चाहिए, ऐसी बातों को सामने लाना चाहिए, क्योंकि फैक्ट चेक जो है, फैक्ट चेक आखिर होता क्यों है? इसलिए होता है कि राहुल गांधी ने, आप एक खबर मैं बता रहा हूं, राहुल गांधी ने, और किसने कोट किया था अभी कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू या किसी चर्चा में, आजकल आज तक के साथ जुड़े हुए हैं राजदीप सरदेसाई, वो कह रहे थे कि राहुल गांधी ने जो भूमि अधिग्रहण बिल है उसको फाड़ दिया था प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, तो गलत बात बोली थी, लेकिन वो गलत बोली थी उन्होंने। और इस चीज को आज से नहीं, कई दिनों से कोट किया, कई सालों से कोट किया जाता है। 2012 की बात लगातार 2024 तक की जाती रही, 2025 तक की जाती रही। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसी चीजें आती हैं जबकि वो गलत है, राहुल गांधी ने उस समय किसी भी ऐसे अध्यादेश को, किसी भी ऐसे बिल को नहीं फाड़ा था, कभी नहीं फाड़ा था, लेकिन किसी डॉक्यूमेंट को नहीं फाड़ा था, वहां एक कागज के टुकड़े तक को नहीं फाड़ा था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ये तो छोड़ दीजिए। तो इसलिए, लेकिन ऐसी चीजों को अगर लाया जाता है, अगर आज कहा जा रहा है कि वहां महाराष्ट्र में जो कुछ चल रहा है हो सकता, इसलिए तो मैं शुरुआत में अपनी भूमिका में यह बात रख चुका हूं कि ऐसी प्रेशर टैक्टिक्स तैयार की जा रही है, अपनाई जा रही है, ताकि नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को डरा कर रखा जाए। दूसरी बात पैरेलली यहां जो चल रही है दिल्ली में कि इंडिया गठबंधन टूट गया है, वही यहां बताने की कोशिश की आखिर पंजाब में दोनों साथ में लड़ रहे थे, तब क्या इंडिया गठबंधन नहीं टूटा था? इसलिए आप उस समय इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो इन बातों को मानते हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूं। क्योंकि उस समय न सिर्फ पंजाब का चुनाव था, उस समय और भी दूसरे राज्यों के चुनाव थे, गुजरात भी उसमें था, जिसमें इंडिया गठबंधन मतलब आम आदमी पार्टी, गुजरात में खासकर आम आदमी पार्टी और इधर कांग्रेस पार्टी साथ मिलकर लड़े थे। 2 ही सीट पे आम आदमी पार्टी लड़ी थी गुजरात में, लेकिन साथ मिलकर लड़े थे। तो इसलिए दिल्ली में जब ये दोनों, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस को भी अपना जनाधार बचाए रखना है, दिल्ली में अगर कांग्रेस कहे कि कांग्रेस अगर ये कह दे कि चलिए हम आम आदमी पार्टी को पूरी सीटें दे देते हैं और हम बाहर से सपोर्ट करेंगे, तो यहां कांग्रेस ऐसे ही खत्म है और खत्म हो जाएगी। 2 चुनाव में कांग्रेस के 0 हैं, 2015 का चुनाव, 2020 का चुनाव, एक भी सीट नहीं है कांग्रेस के पास। तो और 2025 का चुनाव कांग्रेस चाहेगी थोड़े अपने जनाधार को बढ़ना, इसका कार्यकर्ता बेस खत्म हो जाएगा। तो ये जो चीजें हैं पैरेलली, इन चीजों को बचाए रखने के लिए यहां जद्दोजहद सबके अपने अपने हैं, लेकिन इन सब के बीच एक पूरी की पूरी रेखा खींचने की कोशिश, एक फ्रेम बनाने की कोशिश हो रही है, जिसको बीजेपी, और जो आप कह रहे थे, अब वहां आ रहा हूं, जो बातें आप रख रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण बातें, कि इसको वो चंडू खाने मीडिया जो आप कह रहे हैं, उस मीडिया के जरिए रखा जा रहा है, इसलिए यहां जरूरी है। जरा सुनील शुक्ला जी आपके पास आना चाहता हूं। सुनील जी, पंकज जी को एक सेकंड, आज इवन तेजस्वी से वहां के मीडिया ने पूछा कि क्या आप दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे, तो तेजस्वी ने बोला कि इंडिया गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव के लिए गठित हुआ था, आगे हम उसके बारे में राज्यों के चुनाव में हमारी अलग अलग भूमिकाएं होंगी। और ये मुझको लगता है कोई गलत नहीं है। जेडीयू ने तो नॉर्थ ईस्ट में चुनाव लड़ा था, अभी लड़ा है चुनाव बीजेपी के साथ में, दिल्ली में भी जितनी पार्टियां हैं, अजीत पवार की पार्टी से लेकर सब अपना अपना चुनाव लड़ा। और कांग्रेस को तो रिस्क लेनी ही पड़ेगी, जिन राज्यों में उसको खड़ा होना है तो उसको जम के लड़ना पड़ेगा, और इसकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि इंडिया गठबंधन के नाम का क्या होता है। जी, बिहार के बारे में भी पूछा गया था आज, उसी जिस बयान का जिक्र कर रहे हैं उसमें तेजस्वी यादव से बिहार के बारे में भी पूछा गया कि बिहार में क्या है। उन्होंने कहा हमारा महागठबंधन बिहार में ऑलरेडी पहले से है, और बिहार के लिए है, स्टेट लेवल के लिए है, जिसमें वाम दल है, जिसमें हम है, यानी आरजेडी है और कांग्रेस पार्टी है। तो वहां टूटने का सवाल ही नहीं उठता, उसमें जेडीयू पहले एक बार आई गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बातें, और ये सच है कि इंडिया गठबंधन का फॉर्मेशन जो है वो लोकसभा चुनाव के लिए हुआ था। ये बयान कई नेता इंडिया गठबंधन के पहले भी दे चुके हैं, लेकिन उसको भी चलाया जा रहा है आज वही सो कॉल्ड मीडिया के जरिए कि टूट गया इंडिया गठबंधन। चलिए उस पर बात करते हैं, लेकिन सुनील शुक्ला जी बहुत महत्वपूर्ण बातें हम लोग कर रहे हैं, जरा और इसका ऑपरेशन कीजिए, थोड़ा और इसको डिकोड कीजिए कि आखिर यहां शरद पवार का नाम लाकर कितना प्रेशर बना सकती है बीजेपी नीतीश बाबू पे और चंद्रबाबू नायडू पे, या बनता हुआ कुछ दिखाई देता है क्या, या बिल्कुल साफ कर देना चाहिए यहां पे इस चर्चा को? धन्यवाद राजीव जी। सवाल इस बात का है कि शरद पवार इंडिया गठबंधन में क्यों जाएंगे, उनको क्या हासिल हो जाएगा जी, एनडीए में वो क्यों जाएंगे, उनको क्या मिलेगा, उनकी राजनीतिक ताकत बढ़ जाएगी,
उनकी राजनीतिक बार्गेनिंग करने की हैसियत बढ़ जाएगी, वो सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएंगे। क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बनाने का श्रेय अभी तक शरद पवार जी को रहा। बीजेपी की सरकार का समर्थन उन्होंने क्या, बीजेपी सरकार को बचाया था 2014 में उन्होंने, लेकिन बीजेपी के साथ मिलकर के कभी चुनाव लड़ने का शरद पवार के साथ कोई मौका नहीं आया। तो आखिर क्यों चले जाएंगे वो? क्या वो जिन मतदाताओं को शरद पवार ने तैयार किया है वो मतदाता भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार कर लेंगे? जो मतदाता समूह एनसीपी के साथ हमेशा से रहा है वह भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जाएगा। शरद पवार कोई एक व्यक्ति तो नहीं है, एक ऐसे नेता है जो एक पार्टी चलाते हैं और अपने दम पर सांसदों और विधायकों को जिताने हराने की ताकत रखते हैं। अगर ये बात कही जा रही है कि वह अपनी बेटी सुप्रिया सुले को अपनी विरासत देना चाहते हैं, तो कौन सी विरासत? सांप्रदायिक राजनीति करने की विरासत या गैर सांप्रदायिक राजनीति करने की विरासत? कौन सी विरासत सौंपेंगे वो? जी। और अगर उनकी पार्टी एनडीए के साथ शामिल हो जाती है तो क्या एक अलग नेता के रूप में सुप्रिया सुले की पहचान बची रह जाएगी? मिलेगा क्या? सवाल इस बात का, ये केवल और केवल जो पंकज जी ने जो बात कही, यह केवल और केवल मुख्य बिंदुओं से ध्यान हटाने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की। आप महाराष्ट्र में बातें मत कीजिए कि एकनाथ शिंदे नाराज है या खुश है। आप ये बात मत कीजिए कि एकनाथ शिंदे की नाराजगी किस सीमा तक है, वह किस सीमा तक जा सकते हैं। उनको अपने भी विधायकों को दिए गए मंत्रिमंडल में जो हिस्सेदारी है उसको लेकर किस तरह की नाराजगी है, जो महायुति है उसमें किस तरह का संकट है, क्यों जाएंगे वो? और भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे से अलग होने का साहस नहीं कर सकती। आज भी जो उसको सफलता मिली है उसमें एकनाथ शिंदे के योगदान से इनकार नहीं कर सकते। महाराष्ट्र में अकेले बूते में भारतीय जनता पार्टी कब राजनीति कर पाई है, और जब उसने अकेले अलग बढ़ने की कोशिश की उसको उस तरह का जन समर्थन नहीं मिला। इसीलिए उसकी निर्भरता है एकनाथ शिंदे पर, और पहले उसकी निर्भरता थी बाला साहब ठाकरे के ऊपर। तो आखिर ये क्यों जाएंगे? मतलब बात सवाल ही होगी ना। तो ये बात ही केवल इसीलिए फैलाई जा रही है कि आप चर्चा करते रहिए और मुख्य बिंदुओं पर बात न कीजिए आप। दूसरी चीज यह है कि नीतीश कुमार के सामने सवाल उनके सांसदों का नहीं है। आप याद कीजिए कि बड़ी पार्टी थी बाला साहब ठाकरे की। हम सभी लोग मानते थे कि बाला साहब की ठाकरे की पार्टी में सिर लगाना बड़ा मुश्किल है। लगभग सबके सब सांसद विधायक उठ के चले गए, लेकिन अब बावजूद इसके उद्धव ठाकरे नहीं गए। आज नीतीश कुमार की स्थिति वह है कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जितने लोग हैं, चाहे वो ललन सिंह जी हो, चाहे हरबंस जी हो, चाहे संजय झा साहब हो, ये सब प्रो बीजेपी हैं, बीजेपी के समर्थक हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान जब ये इंडिया दल समूह से अलग हुए तब इनके ऊपर क्या कहा गया था कि पार्टी के भीतर दबाव है कि बीजेपी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा जाए। तो पार्टी के भीतर वाले कौन लोग हैं जो दबाव डाल रहे थे? यही लोग हैं ना। लेकिन सवाल यह, भारतीय जनता पार्टी को इनके सांसदों की जरूरत सरकार बनाने के लिए जरूर हो सकती है, सरकार चलाने के लिए जरूर हो सकती है। चुनाव लड़ने के लिए बिहार में नीतीश कुमार की आवश्यकता, यह निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी का भी एक समर्थक वर्ग है, लेकिन वो समर्थक वर्ग बिना नीतीश कुमार का जो वोटर है उसके बगैर वो चुनाव नहीं जीत सकते। नीतीश कुमार जी अपने लिए एक मतदाता वर्ग उन्होंने तैयार किया बिहार में, इससे कोई नहीं इनकार कर सकता। वो उन्होंने अपनी तमाम विश्वसनीयता खोने के बावजूद भी एक वर्ग है जो अति दलित, अति पिछड़ा, सुशासन के नाम पर एक वर्ग, अपने जिस वर्ग से आते हैं, जिस बिरादरी से आते हैं उसका एक समूह है। तो एक मतदाता समूह उन्होंने तैयार किया है, और वो मतदाता समूह भले चुनावी माहौल न बनाता हो लेकिन उनका मतदान उनके पक्ष में करता है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है कि बिहार में वह नीतीश कुमार के बगैर चुनाव में नहीं जा सकती। न तो उसके पास कोई चेहरा है, न कोई उसके पास मुद्दा है, और ये भी है कि उसको नीतीश कुमार को कमजोर भी करना है। अगर वह सपना देख रही है कि उसको अपने बूते बिहार में सरकार बनाना है, तो कैसे संभव? बिना नीतीश कुमार को कमजोर के तो नहीं सत्ता में आ सकते अपने बूते। तो उनका साथ भी चाहिए, लेकिन इतना मजबूत नीतीश कुमार भी नहीं चाहिए कि वह बार्गेन कर सके या डिक्टेट कर सके। जी, सवाल उनके सामने, बीजेपी के सामने स्थिति है। तो बीजेपी बीजेपी के पास आप दिल्ली का चुनाव भी देख लीजिए, आप उतनी बुरी तरह से फंसी हुई है बीजेपी में। आप जिस पार्टी के जो पार्टी अपने आप को दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती हो, उस दिल्ली राज्य में उसके पास कोई चेहरा तक नहीं है। जो उन्होंने चुनाव घोषणा के बाद अपना पोस्टर जारी किया उसमें सम्मानित प्रधानमंत्री हाथ जोड़े खड़े हैं।
कि 8 फरवरी और सत्ता में बीजेपी, कोई चेहरा नहीं है, कोई मुद्दे उनके पास नहीं है। आप सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं तैयार कर पा रहे हैं। जितने मुद्दे उठा रहे हैं उस पर स्वयं भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई है, चाहे वो शीर्ष महल का मामला हो, चाहे राजभवन का मामला हो, चाहे उनके पार्टी कार्यालय का मामला हो, चाहे झंडेवालान में आरएसएस के मुख्यालय का सवाल हो। सबके पास अगर आप करेंगे लोग तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ज्यादा हमला होता है। तो अगर आप इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद 3 बार से जीत रही पार्टी के खिलाफ अगर कोई आपके पास एजेंडा नहीं सेट हो पा रहा है, तो आपके राजनीतिक बैंकरप्सी क्या है ये साफ स्पष्ट हो जाती है। तो ये चाहे नीतीश कुमार का मसला उछला हो, चाहे शरद पवार जी की बात कही जाए, यह भारतीय जनता पार्टी केवल उन मुद्दों से हटाने की कोशिश कर रही है। और आज की तारीख में निश्चित रूप से मैं सरकार पे कोई चुनौती नहीं मानता, क्योंकि अगर नीतीश कुमार अलग भी होते हैं तो इस बात का मुझे पूरा अंदेशा है कि पूरी की पूरी जनता दल यूनाइटेड बीजेपी के साथ जाएगी। वो सांसद नहीं हटने वाले हैं, सबको सत्ता चाहिए और कोई चुनाव लड़ने की स्थिति में आता नहीं है, वो सब के सब चले जाएंगे। सरकार के ऊपर कोई खतरा नहीं मानता, लेकिन राजनीतिक विमर्श जरूर खराब होगा बीजेपी का। और दिल्ली और बिहार दोनों चुनाव पर इसका असर पड़ेगा जी। और यह जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक राजनीतिक विमर्श बन रहा है कि यह अपने सहयोगियों के प्रति विश्वसनीय नहीं है, अपने सहयोगियों को मजबूत होते हुए नहीं देखना चाहती, अपने सहयोगियों की ताकत का उपयोग करके अपनी ताकत बढ़ाती है और उसके बाद इनसे किनारा कर लेती है। यह जो विमर्श होता जा रहा है, यह बिहार में भी चिंता का विषय है और महाराष्ट्र में भी चिंता का विषय है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये दोनों जगह चिंता का विषय तो है ही। जरा बिहार आना चाहता हूं और हेमंत कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधे बिहार से। जरा आपसे समझूं कि क्या जो महाराष्ट्र में चल रहा है, जो दिल्ली में चल रहा है, इसका असर बिहार में आप देखते हैं क्या नीतीश कुमार के ऊपर प्रेशर दोनों तरफ से है? एक तरफ इंडिया गठबंधन से प्रेशर और दूसरी तरफ जाएं तो जाएं कहां वाली हालत इनकी हो गई है कि इन कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं कि करें क्या ना करें। और सबसे बड़ी चीज कि क्या यहां पर बीजेपी प्रेशर बनाने में कामयाब साबित हो रही है? क्या प्रेशर बना पा रही है क्या नीतीश कुमार पे? हेमंत जी। नीतीश कुमार जी रूप से बहुत दबाव में है, क्योंकि नीतीश जी ने बहुत पहले कहा तो चाहता हूं प्रधानमंत्री रहे। आपकी नेटवर्क डाउन है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि दोबारा जुड़िए, दोबारा आप जुड़िए। तब तक अमलेंदु जी के पास आता हूं जल्दी से। अमलेंदु जी इन्हीं सवालों के साथ जरा अपनी बात रखिए, तब तक हेमंत कुमार जी जुड़ते हैं। नेटवर्क डाउन है उनका, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात वो कह रहे थे, जरा सुनना है, बहुत गंभीरता के साथ उनको सुनना है। प्लीज अपनी बात आगे बढ़ाइए। राजीव जी, असल में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली पर कब्जा करना चाहती है, दिल्ली की सरकार मतलब दिल्ली में सरकार बनाना चाहती है। तो इसके लिए सारी जो पंकज जी ने चंदू खानी की खबरें ये प्लांट करा रही है भारतीय जनता पार्टी। और जो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, नीतीश कुमार वो बहुत पहले से करते आ रहे हैं। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जस्टिस मार्कंडेय कायकू जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हुआ करते थे, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करी थी कि नीतीश कुमार ने किस तरीके से मीडिया को वहां डराया हुआ है, कब्जा किया हुआ है, किस तरीके से विज्ञापनों के जरिए और किस तरीके से वो सब खबरें प्लांट करवाते हैं नीतीश कुमार। तो भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है तो नीतीश कुमार को डरा नहीं पाएगी, लेकिन हाँ ये है कि जो माहौल बनाने की कोशिश कर रही है प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए, दिल्ली में चुनाव जीतने के लिए और महाराष्ट्र के छोटे दलों को डराने के लिए, ये उसकी एक रणनीति का हिस्सा है और मीडिया उसमें जो है उसका एक पार्ट बना हुआ है। लेकिन हम लोगों का काम भी राजीव जी यही है कि जो मीडिया जो नैरेटिव बनाता है जिस तरीके से, उसको हम ही ध्वस्त करते हैं और हमने हमेशा उसको ध्वस्त किया है बड़े से बड़ा। अब कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने समर्थन दे दिया अरविंद केजरीवाल को, बहुत अच्छी बात है भाई। अखिलेश यादव तो अभी झारखंड में लड़े थे 26 सीटों पर, 21 सीटों पर, जम्मू कश्मीर में लड़े थे 26 सीटों पर, तो वहां टूट गया था इंडिया गठबंधन। लेकिन श्रीनगर में भी अखिलेश यादव मौजूद थे शपथ ग्रहण समारोह में, राज्य भी शपथ ग्रहण समारोह में अखिलेश यादव मौजूद थे। इसी तरीके से अगर जनता दल यूथ दिल्ली में अलग लड़ रही है और चिराग पासवान लड़ रहे हैं और चिराग पासवान की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी का झारखंड में चुनाव लड़ी थी, तो टूट गया था वहां इंडिया गठबंधन। तो ये जो जिस तरह की खबरें चलाने की कोशिश की जा रही है और ये बताने के साथ ये शरद पवार टूट जाएंगे, अच्छा भाई टूट जाएंगे, मान लिया आपके पास टूट जाएंगे, तो कहाँ जाएंगे शरद पवार टूट के? अजीत पवार की शरण में चले जाएंगे। मतलब ऐसी खबरें फैलाने का मतलब क्या सिर पैर है ही नहीं कि शरद पवार जो है वो अजीत पवार की शरण में चले जाएंगे। अजीत पवार टूटकर अगर आपने शरद पवार की, उसमें ये तो समझा जा सकता है, लेकिन गंगा उल्टी बह जाएगी और जो है इलाहाबाद से चलकर गंगोत्री तक चली जाएगी, ये तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इस तरह की खबरें राजीव जी प्लांट, दूसरा तो कोई कर नहीं सकता।
और उनकी खबरों पर कोई भरोसा कर ले तो ठीक है भाई, गंगा जी इलाहाबाद से चलकर गंगोत्री पहुंच जाएंगी, फिर तो ऐसा ही हो सकता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी इस महाकुंभ के समय जिस तरीके की ये फर्जी कुंभ भी तैयार कर लेते हैं राजीव जी। छत्तीसगढ़ का वो राजिम का कुंभ जो है एकदम तैयार कर लिया फर्जी, वो तो 100% फर्जी। शास्त्र में कहीं है ही नहीं राजिम का कुंभ, लेकिन तैयार कर लिया आरएसएस ने राजिम का कुंभ। तो जैसे ये राजिम का कुंभ तैयार कर लेते हैं, फर्जी शंकराचार्य तैयार कर लेते हैं, फर्जी महामंडलेश्वर तैयार कर लेते हैं, इसी तरीके से फर्जी खबरें भी तैयार करा लेते हैं कि शरद पवार जो है वो अजित पवार की पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं और उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। तो ये इस तरीके की जो ये है प्लानिंग, ये सब ये है कि दिल्ली में प्रशासन को लगे कि मोदी जी की सरकार कहीं गिरने वाली नहीं है और नीतीश कुमार कुछ नहीं कर सकते। अरे नीतीश कुमार को जो करना है इन खबरों के बावजूद करेंगे और कोई नहीं रोक लेगा, मोदी जी भी नहीं रोक पाएंगे अगर नीतीश कुमार को कुछ करना होगा। तो इन खबरों से ना नीतीश कुमार पर कोई असर पड़ने वाला है और ना हम लोगों पर कोई असर पड़ने वाला है। लेकिन हाँ, जो ये नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं वो फर्जी नैरेटिव हम लोग तोड़ते हैं, ये बिल्कुल सही है राजीव जी। वो हम काम अपना ईमानदारी के साथ करते रहेंगे, जो असली विश्लेषण है, जो सही विश्लेषण है, वो हम लोग यहाँ करते ही रहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आना चाहता हूं जल्दी से हेमंत जी, बिल्कुल वीडियो आपका बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, जरा अपनी बात आगे बढ़ाइए। क्या नीतीश बाबू दोनों तरफ से प्रेशर में हैं, इंडिया गठबंधन की तरफ से भी और खासकर बीजेपी की तरफ से? अमित शाह का नहीं जाना और संजय झा का नाम बीच में बार बार आ रहा है, अमेरिका से अचानक आनन फानन में आए, उसके बाद वो अमित शाह का नहीं पहुंचना, चल क्या रहा है बिहार में और कितना असर जो खबरें चलाई जा रही हैं महाराष्ट्र से उसका पड़ता हुआ दिखाई देता है नीतीश कुमार के ऊपर? जी धन्यवाद। नीतीश जी निश्चित रूप से दबाव में है, क्योंकि नीतीश जी ने तो बहुत पहले मोदी जी को हमेशा के लिए प्रधानमंत्री मान लिया था और कहा था कि मैं चाहता हूं कि आप हमेशा प्रधानमंत्री रहें। और अभी उन्होंने जो बयान दिया हाल में कि 2 बार गलती हो गई, अब कहीं नहीं जाएंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे, यही रहेंगे, जो उनका जुमला है एक तरह से वो 10वीं बार ये रट चुके हैं और अंतिम बार ये इस बार कहा है उन्होंने। तो इसके पीछे का मकसद क्या है मैं वो बताता हूं। इसके पीछे का मकसद ये है कि नीतीश जी को ये पता है कि जिस तरह से हमको 2020 में आधे पर ला दिया गया, तो बीजेपी की प्लानिंग है कि इस बार भी उनको कमजोर किया जाए। तो वो एक वचन चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से, जो मिल नहीं रहा है। इन्होंने तो अपनी ओर से कह दिया कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा, लेकिन अमित शाह जी की ओर से कुछ नहीं कहा गया है, प्रधानमंत्री जी की ओर से कुछ नहीं कहा गया है। तो इसको लेकर के नीतीश जी निश्चित रूप से एक तरह से दबाव में है। उनको लग रहा है कि कोई एश्योरेंस मिले कि हम ही चेहरा रहेंगे 2025 के चुनाव में, लेकिन ऐसा एश्योरेंस नहीं मिल रहा है। दूसरी ओर उनसे यह कहवा दिया गया, मैं यह दावे के साथ कह रहा हूं कि नीतीश जी ने जो कुछ कहा है वो अपने मन से नहीं कहा है। वो संजय झा का जो उसमें जो नाम आ रहा है वो बिल्कुल उसमें फैक्ट है कि संजय झा ने के अमेरिका से आने के बाद नीतीश जी ने बयान बदला, क्योंकि राजभवन में जो उनकी स्थिति थी, जहां राज्यपाल को एक तरह से ढाल बनकर के आना पड़ा था, उनसे जब मीडिया पूछ रहा था कि लालू यादव ने आपको ऑफर किया है, तो उन्होंने हाथ जोड़ लिया, वहां उन्होंने कुछ नहीं कहा था। तो बाद में दूसरे दिन उन्होंने जब सफाई दी, कहा कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, तो एक दबाव उनके ऊपर निश्चित रूप से है और इस दबाव को लालू यादव भी समझ रहे हैं, तेजस्वी भी समझ रहे हैं। इसलिए इसको उनके भीतर का जो इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट है, उस कॉन्फ्लिक्ट को ये बढ़ाना चाहते हैं और विपक्ष हमेशा ये चाहता है कि ऐसा किया जाए कि विपक्ष उन पर दबाव बनाए, उनके ऊपर ये लगातार हमला होता रहे। जैसे कि आज तेजस्वी ने जो बात कही और जो कार्टून जो जारी हुआ है, उससे साफ साफ समझा जा सकता है कि तेजस्वी लगातार हमलावर है नीतीश कुमार के खिलाफ और लालू यादव जो एक तरह से थोड़ा उनके सहानुभूति दिखाते नजर आते हैं। उसके पीछे का मकसद यह है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव में इसको लेकर कोई अंतर्द्वंद नहीं है, बल्कि वो उनके भीतर के कॉन्ट्राडिक्शन को बढ़ाने में पिता पुत्र दोनों लगे हुए हैं और ये उनकी राजनीति को सूट कर रहा है। और इसमें आप ये जो प्रशांत किशोर वाला जो मसला है, वो मसला उसी तरह है जैसा कि चिराग पासवान वाला है। प्रशांत किशोर को आगे रख करके नीतीश कुमार का जो जनाधार है उसको खत्म करना है और उसको अपने इधर खींचना है। लेकिन उसमें बात यह है कि बीजेपी आखिरकार क्यों चाहती है कि नीतीश जी मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन नीतीश जी के पक्ष में बीजेपी मजबूती से खड़ी नहीं दिखाई देती है। वो इसलिए चाहती है कि नीतीश कुमार अविश्वसनीय और गैर भरोसेमंद बने रहें। नीतीश कुमार जितने अविश्वसनीय बने रहेंगे, जितने गैर भरोसेमंद बने रहेंगे,
उसका लाभ बीजेपी को ये होगा कि उसका वोटर जो है वो और ज्यादा कंसोलिडेट होगा। और यही वजह है कि जब पिछले चुनाव में उनका वोटर कंसोलिडेट था, इसी वजह से चिराग पासवान का फैक्टर काम किया और उसने नीतीश जी को बहुत अधिक हानि पहुंचाई। तो इस बार जो ये सब कुछ हो रहा है उसमें नीतीश जी फंसे हुए हैं, उनको एश्योरेंस चाहिए लेकिन नहीं मिल रहा है। अमित शाह का जो बिहार आगमन था वो नहीं हो पाया। ये आप सही कह रहे हैं कि अमित शाह जब आते तो उनके सामने ये सवाल रखा जाता है कि नीतीश जी जो एश्योरेंस मांग रहे हैं वो आप क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या 2025 में वो चेहरा रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन नीतीश जी के साथ संकट ये है कि नीतीश जी अपने राजनीतिक जीवन में सबसे कमजोर दौर से गुजर रहे हैं। उनके सामने संकट है अपनी पार्टी को बचाने का, अपने सांसदों को बचाने का। विधायकों में तो बहुत ज्यादा खतरा नहीं दिखाई देता है, फिर भी विधायकों में डिवीजन है, लेकिन सांसदों में तो एक तरफा है। सांसदों का मुझे लगता है कि एक दो लोगों को छोड़ करके सारे के सारे लोग प्रो बीजेपी है और पूरी तरह से बीजेपी के साथ रहना चाहते हैं। हरिवंश जी तो उसके नायाब उदाहरण है, जिसमें आप देखिएगा जिस समय ये लोग महागठबंधन में थे उस समय भी हरिवंश जी वहां बने रह गए थे। सवाल खड़ा होता रह गया कि उनसे इस्तीफा दिलवाया जाए, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं किया, वो राज्यसभा के उपसभापति बने रहे। तो ये पूरी स्थिति है इसमें बिहार की। एक बात मैं महाराष्ट्र के बारे में थोड़ी बात करें तो मैं बहुत नहीं जानता हूं, लेकिन थोड़ा सा मेरा डिफरेंस है आप लोगों से कि देखिए महाराष्ट्र में जो चर्चा हो रही है उस चर्चा के आधार क्या है। उस चर्चा का एक आधार तो यह है कि जो अजित पवार की मां ने कहा कि शरद पवार और अजित पवार को एक हो जाना चाहिए। तो आखिरकार ये एकता की बात क्यों हो रही है, परिवार में क्यों बात उठ रही है? और जब एक होंगे तो क्या अजित पवार उधर से सरकार से निकल करके विपक्ष में बैठ जाएंगे, या शरद पवार अगर एकजुट होंगे तो क्या साथ में उनके अजित पवार के सरकार में शामिल हो जाएंगे? दूसरी बात कि जो रोहित पवार ने जो बात कही है उसमें भी आप देख सकते हैं, उन्होंने कहा है कि अजित पवार और शरद पवार चाहे तो एक हो सकते हैं, तो लेकिन मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। तो चाहे तो एक हो सकते हैं ये बात कह रहे हैं। तो परिवार से जो बात उठी है और अभी हाल के दिनों में कांग्रेस को लेकर के जिस तरह से बीजेपी हमलावर हुई है उसमें एनसीपी जो शरद पवार की है और एनसीपी के नेता सुप्रिया सुले हो या शरद पवार हो या और लोग हो तो मजबूती से कांग्रेस के पक्ष में खड़े दिखाई नहीं देते हैं, जो एक होना चाहिए बिरादराना पार्टी होने के नाते। एक बात और कि जिस इंडिया गठबंधन की हम लोग बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि यह गठबंधन उसी तरह का है जैसे कि हम लोग तय करते हैं कि हम सब साथ साथ हैं। कोई ढांचा तो नहीं है, कोई कन्वीनर तो नहीं है। आज की तारीख में तो टूट क्या गया है, ये हम साथ साथ है। तेजस्वी ने तो आया और साफ कर दिया उसको कि लोकसभा में ये गठबंधन था, अब राज्यों में वो अलग ढंग से उसको हम लोग देखेंगे। तो ये गठबंधन अगर इंडिया गठबंधन अगर कोई कंसोलिडेटेड फॉर्म में अगर सामने नहीं आया तो ये तो इन लोगों की दिक्कत है कि क्यों नहीं आप आए, कोई कन्वीनर क्यों नहीं बना, कोई उसका ढांचा नहीं क्यों नहीं बना, कोई ऑफिस क्यों नहीं बना, कोई स्पोक्स पर्सन क्यों नहीं बना, राज्यों में कोऑर्डिनेशन कमेटियां क्यों नहीं बनी। तो अगर ढांचा तो उसका कोई ठोस है नहीं, जो कुछ है वो वही है कि हम साथ साथ हैं। तो हम साथ साथ हैं तो उसमें पता चलता है, कभी कोई उसमें से कहता है कि हम अभी साथ नहीं है, हम कभी किसी का दूसरे का समर्थन कर देता है। तो ये बातें अगर आ रही है तो उसका आधार वो निराधार नहीं है, आधार कहीं ना कहीं से तो मिलता है उसका। अगर हम साथ साथ हैं तो क्यों नहीं आपने ढांचा बनाया, क्यों नहीं आपने कन्वीनर बनाया, ताकि ये पूरा मैसेज जाए कि विपक्ष एकजुट होकर के विपक्ष बीजेपी के खिलाफ लड़ रहा है। वही हाल एनडीए के साथ है, लेकिन वहां मोदी जी इतने ताकतवर हैं कि किसी की ताकत नहीं है कि वो बोले। वहां पर उनके साथ जो लोग हैं सब लोग वहां पूंछ पकड़ करके रखते हैं, यहाँ पूंछ पकड़ने वाला कोई नहीं है, यहाँ सब इक्वल फुट पर खड़ा है। इसलिए यहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन साफ साफ दिखाई देता है, वहां नहीं दिखता है। वहां कोई हनुमान है, कोई अंगद बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है, तो हनुमानगिरी तो चल सकती है, लेकिन इंडिया गठबंधन में कोई हनुमानगिरी यहाँ नहीं है, इसलिए ये दिखता है। जी सुप्रिया सुले की बात आप कर रहे थे और मैं अभी देख रहा हूं पिछले दिनों लगातार एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है कि सुप्रिया सुले इनफैक्ट प्रियंका गांधी के गाल जैसी सड़कें बनाएंगे, इस पे भी कुछ नहीं बोली। अभी जरा सुनाना चाहता हूं, मैं अपने साथियों को बोलूंगा हमारे बैकएंड पे, उनको कहूंगा जरा उस बाइट को सुना दीजिए। और मुझे ताज्जुब है कि हमारे समकक्ष के कई साथी जो वीडियो बना रहे हैं और ये बता रहे हैं कि सुप्रिया सुले तो यहां कुछ नहीं बोली,
भाइयों आप लोग गलत हैं। सुप्रिया सुले ने क्या कहा था अभी सुनवाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नैरेटिव जिस ढंग से बनाया जा रहा है। हेमंत जी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आपका विश्लेषण बिल्कुल शानदार, बहुत दूसरे दिशा में आप बात कर रहे हैं, लेकिन मैं किसी और लोगों की बात कर रहा हूं जो लगातार मैं पिछले 24-25 घंटों से देख रहा हूं, जो ये बताने की कोशिश की शरद पवार, सुप्रिया सुले सब कांग्रेस के खिलाफ हो गए हैं। जरा ये बात अभी बाइट सुनवाता हूं, जरा सुन लीजिए और आप खुद विचार कीजिए कि क्या यहां सुप्रिया सुले ने बात, और उनके ट्विटर हैंडल को निकाला जा रहा है ट्विटर पे। अरे भाई, वो बाइट दे चुकी हैं, आप उनके ट्विटर हैंडल पे जाकर खंगालेंगे, कुछ नहीं मिलने वाला आपको वहां पे। वो मीडिया के सामने आके बोल चुकी हैं कि प्रियंका गांधी का अपमान किया है इस बेशरम विधुड़ी ने। उन्होंने कहा है, बेशरम मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि अगर इस ढंग की बातें अगर करेंगे हमारे पॉलिटिशियंस तो हम क्या कहेंगे, किस ढंग से हम उनका सम्मान करें। अपमानजनक बातें अगर मीडिया के सामने आप किसी भी ढंग से संसद के सामने कहते हैं तो हम आपका सम्मान कैसे करें। इसलिए ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। लेकिन सुप्रिया सुले की बाइट को जल्दी से ले आइए, सुनाना जरूरी है क्योंकि जो राजनीति चल रही है वो अलग चल रही है, और लेके आते हैं उस बाइट को। लेकिन उससे पहले प्रशांत टंडन जी, आपकी बात जरा यहां समझना जरूरी है, और आप कुछ और कह रहे थे उस समय कि आऊंगा सेकंड टाइम में तो उस पर भी बात करेंगे, उस पर भी आइए। लेकिन एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। शरद पवार लगातार उनको अगर जाना था तो अपनी पार्टी तोड़वाए क्यों, चले जाते। भतीजे के सामने मजबूत कैंडिडेट क्यों खड़ा किया, चले जाते उस समय भी। उनको अपना बिजनेस भी संभालना है, अदानी से मिलते भी हैं वो, लेकिन उसके बाद नहीं जाते हैं। आप याद कीजिए, अदानी से मिले थे वो, उसके बाद नहीं गए, अब क्यों जाएंगे। प्रशांत जी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, कई मौके आए राजीव जी, और मैं तो उन पत्रकारों में से हूं जिन्होंने खबर ब्रेक की थी कि शरद पवार ने वर्किंग कमेटी में क्या चिट्ठी लिखी है और वो कांग्रेस पार्टी में वर्टिकल स्प्लिट होगा। शरद पवार सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा बना के पार्टी से निकले थे बाहर, और अलग पार्टी बनाई थी। अब उनके 30 साल की पॉलिटिक्स आप देख लीजिए कि जो व्यक्ति कांग्रेस से निकल के गया, विद्रोह किया, वो ही यूपीए 1 और यूपीए 2 में सरकार में शामिल थे। एक बार भी शरद पवार की पार्टी ने किसी भी चुनाव में बीजेपी के साथ मिल के कभी चुनाव नहीं लड़ा, साथ गए भी नहीं औपचारिक रूप से। शरद पवार के बारे में क्या है कि अफवाहें बहुत उड़ती हैं उनके बारे में। जब कांग्रेस में थे तो भी वो कहा जाता था कि उनकी जेब में 50 एमपी हैं, गए तो संगमा और तारिक अनवरी से केवल उनके साथ। तो शरद पवार की जो पॉलिटिक्स है वो आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स है। देखिए, अब उम्र के इस पड़ाव में जाकर वो कोई छुड़वैये नेता की तरह बिहेव नहीं कर सकते। देश के सबसे सीनियर पॉलिटिशियन है इस वक्त। तो और सुप्रिया सुले का आप एक भी भाषण, ये बाइट को छोड़ दीजिए, आप ये बाइट तो आप सुनाई देंगे, सुप्रिया सुले का कोई भी लोकसभा का भाषण, पब्लिक फोरम पे कोई भी भाषण आप निकाल के देख लीजिए। चलिए वो बाइट सुन लेते हैं, पहले वो बाइट सुन लेते हैं। सुप्रिया सुले रमेश विधुड़ी के उस शर्मनाक बयान पर सुप्रिया सुले ने जो जवाब दिया था, और ये इसलिए सुनाना चाहता हूं कि कई लोगों ने वीडियो बनाए, हमारे कई साथियों ने वीडियो बनाए, और जो ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रिया सुले ने तो इस मसले पे भी महिलाओं का अपमान कर रहा है एक आदमी जो अभी आज की तारीख में कैंडिडेट है, और उस पर सुप्रिया सुले ने कुछ नहीं कहा, वो कहा जा रहा है। जरा सुन लीजिए। क्षेत्र है जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं, कैंडिडेट हैं बीजेपी के, उनके सामने आतिशी हैं और कांग्रेस पार्टी से अलका लांबा हैं भाषण देते हुए, और उस मंच से वो भाषण दे रहे थे जिस मंच पे नरेंद्र मोदी भी थे, और वह उस मंच से उन्होंने कहा था कि कालका जी की सड़कें मैं प्रियंका गांधी की गाल की तरह बना दूंगा। उसके बाद उन्होंने एक शर्मनाक बयान और दिया था, वो आतिशी के लिए दिया था कि पहले वो कुछ और थी उनका सरनेम, बाद में कुछ और हो गया, बाप बदल ली। इस ढंग का बयान, बहुत ही घिनौना बयान और अपमानजनक, शर्मिंदगी भरा, लेकिन शर्म
किसे आती है आज की तारीख में, उसमें भी बीजेपी के ऐसे नेता अगर हों तो। और इसी पे प्रतिक्रिया दे रही थी यहाँ सुप्रिया सुले, जो कहा जा रहा है कि उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, और ये कह रही हैं कि मुझे अरुण जेटली की याद आती है। बिल्कुल, कुछ लोग थे जो ठीक बातें रखते थे, बातें करते थे, और इसलिए यहाँ ये रखना जरूरी था कि आखिर सुप्रिया सुले कम से कम बात तो कर रही हैं और हमेशा करती आई हैं। खैर, प्रशांत जी अपनी बात। इसीलिए मैं कह रहा था कि आप उनके चेहरे के भाव को देखिए, और वो बात कर रही थी लोकसभा की। लोकसभा में भी इसने ही शर्मिंदगी भरा भाषण, लगभग गाली गलौज, और पूरे एक कम्युनिटी को रमेश बसोड़े ने दिया था, और स्पीकर ओम बिरला सुनते रहे, कोई कार्रवाई नहीं हुई सिवाय एक चिट्ठी पत्री और एक्सप्लेनेशन की खाना पूर्ति के। सुप्रिया सुले का कोई भी भाषण आप उठा के देख लीजिए राजीव जी, वो आइडियोलॉजिकल भाषण होता है उनका, वैचारिक भाषण होता है। वो वैचारिक हमला करती हैं आरएसएस बीजेपी के ऊपर, वो व्यक्तिगत कोई ऐसे हमले नहीं करती हैं। और पवार की पॉलिटिक्स में, शरद पवार की पॉलिटिक्स में बता चुका हूं कि 3 दशकों की उनकी पॉलिटिक्स कांग्रेस के बाहर निकलने की, आप उसको देख लीजिए। पवार साहब के बारे में एक बात यह है कि उनके बारे में बातें चलती रहती हैं, बहुत कई चीजें वो करते रहते हैं, और बीजेपी को तो बहुत उनसे गुरेज होगा, इसीलिए क्योंकि बीजेपी के मुंह से सत्ता का निवाला महाराष्ट्र का छीन के लिए आए थे। वो तो अगर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का सहयोग ना मिला होता बीजेपी को, तो वो सरकार चल नहीं पाती, वो गैर संवैधानिक सरकार थी। बिल्कुल। तो लेकिन नीतीश कुमार के बारे में एक बात मैं कह दूं राजीव जी, कि नीतीश कुमार एक मास बेस्ड नेता है। हम उनकी राजनीति से सहमत हो असहमत हो, उनकी पलटीबाजी पे हमारी कोई भी राय हो, निजी राय हो, कोई भी एनालिसिस हो, लेकिन ये बात सच है कि पूरे बीजेपी और जेडीयू कुनबे में, एनडीए में, बिहार में सबसे बड़े नेता वही हैं जिनके पास अपना जनाधार है। तो उस जनाधार वाला नेता स्पिन डॉक्टरों से विचलित नहीं होता है। वो मैं कहूंगा कि अगर वो खामोश है या उन्होंने बयान दबाव में बदला, तो ये केवल तूफान के आने के पहले की जो है वो खामोशी है। और नीतीश कुमार को भी और बीजेपी को भी जो बिहार की स्थिति है, लॉकजैम है, इन दोनों को फैसला करना पड़ेगा। मान लीजिए कल चुनाव के पहले नीतीश कुमार की पोस्टरबाजी जो जेडीयू की है कि 25 से 30 नीतीश, ये पोस्टर कंटिन्यू करते हैं अगर, तो क्या कर लेगी बीजेपी? नीतीश कुमार से कहेगी पोस्टर हटाओ। तो ये नीतीश कुमार के हाथ में ट्रम्प कार्ड है। बीजेपी उनके ऊपर निर्भर है। बीजेपी के पास कोई नीतीश कुमार के तीसरे चौथे पांचवें नंबर का भी स्तर का कोई नेता उनके पास नहीं है, जिसका कि पैन बिहार, पूरे बिहार में जिसका कि जैसे लालू प्रसाद यादव का है, वैसा कोई जनाधार बीजेपी के पास नहीं है। दूसरी एक आखिरी बात ये कि देखिए, मोदी जी के सामने चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। कल चुनाव आयुक्त ने भी कहा कि दिल्ली से संबंधित उनको कोई फैसले करने के नहीं बजट में होंगे, हम वो लिखेंगे सरकार को, सरकार से कहेंगे। जाहिर सी बात है कि सरकार नहीं कर पाएगी, लेकिन बजट के सामने चुनौतियां बहुत बड़ी बड़ी हैं। सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक फ्रंट पे है। आज ही की कल फिगर आई एनएसओ की कि पिछले 4 साल में सबसे कम ग्रोथ रेट है। और मैं तुलना कर दूं अगर मनमोहन सिंह के एवरेज ग्रोथ रेट से, 2004 से 2009 के बीच में मनमोहन सिंह सरकार का ग्रोथ रेट था 8.1, 2009 से 2014 तक था 7.46, और अब जो कल फिगर आई है राजीव जी, वो कर रही है कि 2025 में 6.4 होगा। इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग गिर गई है। और एक आखिरी फिगर मैं दे दूं केवल बताने के लिए कि दावे कितने हैं और समस्या कितनी गंभीर है। इस वक्त डॉलर का रेट है 85 रुपए,
₹85 के हिसाब से भारत की इकोनॉमी है 3.8 ट्रिलियन, जो कहते हैं 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी। मनमोहन सिंह के समय जो डॉलर का रेट था ₹61, उस ₹61 के हिसाब से कैलकुलेट कीजिए तो भारत की इकोनॉमी, जीडीपी जो है भारत का, वो 5.3 ट्रिलियन है। ऑलरेडी 5.3 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन क्रॉस कर चुका होता। ये मोदी जी की कमाई है। भाषण है, लेकिन जमीन पे जो स्थितियां हैं वो बहुत गंभीर है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। भाषण है, लेकिन जमीन पर जो कुछ चल रहा है वो कुछ और है। और 6.4% का ग्रोथ रेट में कमी है, जीडीपी में कमी है। और पिछले 4 साल और अगले समय में कहां जाएगा, देश की इकोनॉमी किधर जाएगी, वो उसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। कैसे भारत डाउन हो रहा है, भारत की इकोनॉमी डाउन हो रही है, और ये आज कई अखबारों की लीड खबर है। लेकिन महत्वपूर्ण है, यहां समझना जरूरी है कि क्या यहां से नरेंद्र मोदी सिर्फ हवाई बातों के जरिए सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं। और उसी में बिहार भी है। बिहार, क्योंकि इसके बाद बिहार का चुनाव और उससे पहले दिल्ली का चुनाव, और दिल्ली के चुनाव के समय ही यहां देश का बजट भी आएगा। और ये सारी बातें अभी प्रशांत जी रख रहे थे, आप लोगों ने सुन लिया। लेकिन और आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर पंकज जी आपके पास आना चाहता हूं। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हम कर रहे हैं। अभी एक तस्वीर दिखा रहे थे हमारे साथी, जरा उस तस्वीर को ले आइए। राहुल गांधी, ये देखिए जरा, संविधान सुरक्षा सम्मेलन पटना, श्री कृष्णा मेमोरियल हॉल पटना में 18 जनवरी को सुबह 11 बजे से राहुल गांधी पटना पहुंच रहे हैं। 18 तारीख को संविधान सम्मेलन करने जा रहे हैं, संविधान सुरक्षा सम्मेलन करने जा रहे हैं। और उसी दिन वहीं पटना में आरजेडी की बैठक है, ये भी आप सब जानते हैं, कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। और 14 तारीख के बाद से बहुत कुछ बदलने की कहानी हम लोग सुन चुके हैं, पहले भी, अभी भी सुन रहे हैं। क्या ये सब कुछ प्रेशर जो है वो नीतीश बाबू के ऊपर बनाने के लिए है? ये मैं राहुल गांधी की बात या लालू प्रसाद की बात नहीं कर रहा हूं, बात दिल्ली की कर रहा हूं और बात उधर महाराष्ट्र की कर रहा हूं। जरा आपके विचार इस पे। पहले हेमंत भाई को मैं एक चीज बताऊं कि हेमंत भाई जैसे कह रहे थे ना कि उनकी मदर ने बोला कि दोनों एक हो जाए। हमको एएनआई एक हिस्सा दिखाती है। जो रिपोर्टर है उसने मां को पूछा कि यदि ये दोनों हो जाए तो आपको कैसा लगेगा। अब वो हिस्सा कट हो गया। अब किसी से भी सवाल पूछा जाएगा तो ये तो बोलेगा अच्छा ही लगेगा, कौन चाहेगा। ये सवाल और एक उत्तर, ये भी चंदू खाने की खबर बनाने का मैन्युफैक्चर्ड आइटम था। ये बहुत इतना सरल नहीं है। यदि इतने मां का दबाव होता तो इतना विवाद ही नहीं होता ना। भावी चुनाव नहीं लड़ती सुप्रिया के खिलाफ, कई चीजें। एनीवे, देखिए आज विपक्ष इंडिया गठबंधन के टूटने की बात, जुड़ने की बात आप खूब हल्ला करते हो, लेकिन जब राहुल गांधी का सवाल आता है तो राहुल गांधी के सवाल पर राहुल गांधी ही एकमात्र भी ऐसा चेहरा है जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार को सीधे चुनौती दे रहा है, आरएसएस को चुनौती दे रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती वही है। कितने राज्यों में चुनाव हारे जीते, ये गणित बताने का उद्देश्य यही होता है कि राहुल गांधी गौण है। लेकिन जब आप किसी को गौण बताते हो उसका मतलब है कि आप उससे भयभीत हैं। और जो बेलगांव सम्मेलन में चर्चा आई थी, बाबा साहब, गांधी बाबा और संविधान 3 को लेकर कांग्रेस को आगे बढ़ने की, फिर सरदार मनमोहन सिंह की डेथ के कारण बहुत सारे कार्यक्रम पोस्टपोन्ड हुए। कांग्रेस अब खबरों में बने रहने के लिए कुछ न कुछ करती रहेगी। 15 तारीख को उसके कार्यालय का उद्घाटन होगा। उसके बाद से जैसा हमको जानकारी के 16, 17 और इन बीच में प्रियंका और राहुल दोनों ही दिल्ली में समय भी देंगे। 18 का बिहार का सम्मेलन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, सोनिया गांधी से लालू यादव के जो ताल्लुकात थे विश्वास के, राहुल गांधी की टीम के लोग वो उतना तवज्जो तेजस्वी को नहीं देना चाहते, क्योंकि कांग्रेस में वहां पर जो लीडरशिप है, बहुत सारी लीडरशिप ऐसी है जो तेजस्वी यादव से बहुत सीनियर है। लालू को तो वो इज्जत देने को तैयार है, लेकिन तेजस्वी को तैयार नहीं है।
तेजस्वी के पिछली बार जो उनका प्रेशर बनाने का तरीका था, कांग्रेस को थोड़ा जुम्मा, उसके नुकसान पार्टी उठा चुकी है। उत्तर प्रदेश और बिहार में कांग्रेस ने अपने दम पर खड़े होने की सोच ली है, ये आप जान के चले जी। शकील कन्हैया कुमार से लेकर पूरी टीम है जो अब प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। वो जाति सर्तीकरण पे काम कर रही है, मुस्लिम डोमिनेटिंग एरिया में कौन काम करेगा, अपर कास्ट में जो लोग आते हैं उनके पीछे ये पूरी प्लान चल रही है। देखिए ये बात है कि यदि कांग्रेस को वहां पर अपनी जड़ मजबूत करनी होगी तो आपको आरजेडी के सामने कभी ना कभी तो खड़े ही होना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए मान के चला, नीतीश कुमार बहुत बड़ा चेहरा है, सब कुछ है। पहली चीज उनकी जो अभिलाषा थी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, वो अब कभी नहीं बनेंगे, क्योंकि उनकी बार बार पलटू की छवि ने उनकी क्रेडिबिलिटी को खत्म कर दिया, एक चीज। और दूसरी चीज, नीतीश कुमार का हर स्तर पर ये आखिरी चुनाव है जी, ये आप जान के चलिए। वो जितनी उनकी क्रेडिबिलिटी है, उनके जो वोट्स हैं, उस वोट बैंक का फायदा बीजेपी और एनडीए को तो मिल सकता है, लेकिन बीजेपी और एनडीए के वोट बैंक का फायदा नीतीश कुमार को मिलेगा, इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इस पोजीशन में एनडीए जो नीतीश कुमार का जो वोट बैंक था, बड़ा मुस्लिम वोट बैंक या अति पिछड़ा वोट बैंक, वो किस तरफ जाए, उसके लिए कांग्रेस को अपनी दावेदारी बतानी पड़ेगी। उसमें यदि तेजस्वी को बुरा लगे या किसी को लगे तो वो तो उनका प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के चुनाव लड़ने के लिए पार्टी तो सब अलग अलग है, तो सबके अपने अपने झंडे, अपने अपने नीति, अपना अपना सिद्धांत है। अब यहां देख लीजिएगा, जिस दिन नरेंद्र मोदी सत्ता से जाएंगे तो एनडीए के दर्रे उड़ जाएंगे, कोई नहीं मिलेगा उसके अंदर, अभी भी नहीं है। तो पटना में राहुल गांधी का जो सम्मेलन है, ये कांग्रेस की ताकत को जताने का एक बहुत बड़ा तरीका है। और उस पोजीशन में जानबूझ करके या साया से अनाज हुआ है, उस दिन आरजेडी की जो रखी गई है, आमतौर पर कहा गया कि जब इंडिया गठबंधन की बात होती है, अधिकांश रैली और जो भीड़ भड़का में आरजेडी के लोग होते हैं, तो इसलिए दिखते हैं। लेकिन आज कांग्रेस के सामने अपने को प्रूव करने की बात है कि उनके कितने लोग और कैसे आ रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण मसला है। जहां तक देखिए, मैं आपको और बताऊं कि जो बजट की प्रशांत भाई बात कर रहे थे, ये बजट दिल्ली के इलेक्शन को इतना अधिक प्रभावित करने वाला, ठीक है आप दिल्ली के लिए कोई घोषणा ना करें, लेकिन एक जीएसटी का मुद्दा और दूसरा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम की जो यूनिफाइड गई थी, उसके लिए क्या बजटिंग और क्या प्लानिंग है, और तीसरी चीज है इनकम टैक्स रिबेट। ये तीन ऐसे मसले हैं जो दिल्ली के लगभग 17 लाख परिवारों को सीधे सीधे असर करेंगे। बहुत बड़ी संख्या है ये। तो और इस बजट को लेकर मोदी सरकार के सामने इतनी चुनौतियां हैं कि फिजिकल डिफिट को कैसे कम किया जाए, घाटे को, हमारी जो इंपोर्ट कैपेसिटीज कम हो रही है उसको कैसे लेकर आए, और टैक्सेशन की मार तो आप सामने देख ही रहे हैं, क्योंकि उसके कारण ही महंगाई भी है। ये सब चीजें यदि बजट में ये बराबर नहीं ले पाते हैं तो इसका असर दिल्ली चुनाव पर भी होगा, और आने वाले दिनों में देश के बहुत सारे हिस्सों में जो छोटे छोटे असंतोष है लोगों के, नौकरियों को लेकर, चयन प्रक्रिया को लेकर, महंगाई को लेकर, उसमें ये फ्यूल का काम करने वाला है। और ये चुनौती मोदी साहब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, वो जान के चले वो बहुत समझदार राजनीतिज्ञ हैं। और इन्हीं चीजों पे कारपेटिंग के लिए जितनी सारी चीजें ना, देखिएगा आप भी, आपको नेक्स्ट 1 मंथ कुंभ में कैसे कैसे बाबा हैं, सब विदेश से आ गए हैं लोग। अरे भाई विदेश से पहली बार थोड़ी ना है, पहले तो हजार लोग विदेश से आते। कुंभ की शुरुआत कुंभ विदेश से पहले हो चुकी है। आप सोचिए 1954 पूरा महीना जो है 1954 में जी, जब देश की आबादी 49 करोड़ थी, तब 12 करोड़ लोग कुंभ में आए थे। जब टीवी नहीं था, मीडिया नहीं था, रेडियो तक नहीं होता था लोगों के पास में, और 12 करोड़ लोगों की व्यवस्था उस समय पंडित नेहरू की सरकार ने की थी। हालांकि बदनाम करते हुए नेहरू जी के कारण जाने से भगदड़ हुआ, लेकिन वो गलत सूचना है। एक अखाड़े के हाथी के बिगड़ने के कारण वो भगदड़ मची थी, और उसी दिन पंडित नेहरू ने आदेश दिया था, जो आज भी लागू है,
कि कोई हाथी लेकर मेले में नहीं आएगा, तब से हाथियों का प्रवेश अखाड़ों के साथ बंद हो गया है। तो कोई नई चीज नहीं है, बावड़े रंगों ऊँट नहीं आया है। बिल्कुल, हमने तो उस समय भी 12 करोड़ लोगों को, बिल्कुल थोड़ा समय की कमी है थोड़ा, इसलिए माफी चाहूंगा। हेमंत जी एक बार जल्दी से आपके पास, फिर सुनील शुक्ला जी के पास आता हूं। हेमंत जी, बातें हम कर रहे हैं नीतीश बाबू की और बात कर रहे हैं उधर शरद पवार की भी बात कर रहे हैं, बात दिल्ली की भी कर रहे हैं। दिल्ली में चुनाव है और चुनाव की गहमा गहमी अब शुरू हो चुकी है। शीश महल दिखाने ले गए थे आज, आपने देख लिया उधर केजरीवाल, लेकिन जब केजरीवाल के शीश महल की बात होती है तो बात नरेंद्र मोदी के भी शीश महल या भव्य महल, राजमहल जो भी कह लें, उनकी बात भी होती है, लेकिन वो नहीं दिखाते हैं। पूरा का पूरा मामला यहां इन सब पे हम चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा जो है वो एक ऊपर से देखा जाए, बृहत रूप से वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें शरद पवार आते हैं, जिसमें इधर इंडिया गठबंधन आता है और उधर एनडीए आता है। क्या एनडीए को बचाए रखने की जुगत में नरेंद्र मोदी हैं, या नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी को बचाए रखने की जुगत में हैं, जिसमें एनडीए के कुनबे से कई लोगों को बाहर करके और कई लोगों को अपनी पार्टी में, क्योंकि अभी तक ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अभी तक खरीदने की जुगाड़ में ही रहे हैं। आप देख लीजिए कर्नाटक का हाल क्या किया था। कर्नाटक में सरकार गिराई, अपनी सरकार बनाई थी। इससे पहले की बात कर रहा हूं, जब कांग्रेस पार्टी, जब चुनाव से पहले की बात कर रहा हूं। उसके बाद आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को खरीद कर, उसके बाद आपने महाराष्ट्र में देख लिया। ये क्रम चलता रहा। झारखंड में भी करने की कोशिश हुई, कुछ और राज्यों में करने की कोशिश हुई, पंजाब में भी करने की कोशिश हुई थी। तो ये सब कुछ हम लोगों ने देखा है। अभी फिर क्या आपको लगता है कि अब इसको थोड़ा और ऊपर करने की कोशिश हो रही है, जिसमें बिहार का चुनाव सामने है और अपनी पार्टी, अपनी सरकार को बचाए रखने की जुगत है? कैसे देखते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं आप महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार को? राजीव जी, मुझे लगता है कि बिहार को लेकर के ही ये नरेंद्र मोदी जी ज्यादा ये पेशोपेश में है। महाराष्ट्र में तो मुझे बहुत दिक्कत नहीं दिखाई देती है, लेकिन जो बिहार की स्थिति है उस यही वजह है कि वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी के जो लोग हैं, जो खास करके जो प्रो बीजेपी हैं, उनको अपने साथ जोड़े रखा जाए। और उसमें आज की तारीख में वो ऐसे तत्व ज्यादा हावी हैं नीतीश जी की पार्टी में, और जिनका नाम अब बार बार लेना जरूरी नहीं है, पहले भी मैंने उनका नाम लिया है। तो एक तरह से जो उनकी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं दिल्ली में, ये लोग वो मोदी जी के ज्यादा करीब हैं। तो मोदी जी की चिंता ये है कि नीतीश जी का जो शोकेस जो है वो शिफ्ट नहीं हो, वो हमारे साथ ही रहे। ये सब लोग ये इस बात से सहमत है कि मोदी जी को मजबूत नीतीश कुमार नहीं चाहिए। मोदी जी चाहते हैं एक पुतला की तरह नीतीश कुमार हो, जिसमें जान तो हो लेकिन वह हिले डुले दूसरे के इशारे पर। तो ये स्थिति जो है, ये स्थिति मोदी जी के लिए निश्चित रूप से चिंता का विषय है कि कैसे नीतीश कुमार को साध करके रखा जाए। तो ये उसमें दो तरफा बात है। एक तो है कि उनकी पार्टी के भीतर के जो लोग हैं वो आज की तारीख में नीतीश जी को आरजेडी या महागठबंधन की ओर जाने से रोकने वाले ज्यादा लोग उसमें हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि उनको चाहते हैं कि बीजेपी का जो चंगुल है उससे उनको निकाला जाए। तो लेकिन ऐसे लोग हैं, वो निश्चित रूप से आज की तारीख में वो अपने ढंग से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी स्थिति को देखते हुए बहुत सक्रिय ढंग से, बहुत ऑफेंसिव होकर के सामने नहीं आ पा रहे हैं। तो ये बिहार को लेकर के मोदी जी की चिंता निश्चित रूप से ये है, सही है। लेकिन ये उनके लिए कंफर्टेबल पोजीशन ये है कि यहाँ उनके पार्टी के लोग और उनके जो एलाइज हैं नीतीश कुमार की पार्टी, वो उनके साथ ज्यादा झुके हुए। और एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि बीजेपी को यहाँ चेहरे की चिंता नहीं है। बीजेपी उस फेज से निकल गई हुई है। बीजेपी का आधार सब जगह है, ये आप जान लीजिए। बीजेपी ऐसा नहीं है कि उसको आज की तारीख में उसको कोई चेहरा सामने लेकर के आएगा तो वो उससे वोट नहीं मिल जाएगा, वोट नहीं मिलेगा, वोट खराब हो जाएगा उसका। वो उसको इसकी जरूरत नहीं है कि उसका चेहरा कोई हो। उसके पास है चुनाव जीतने की मशीनरी, उसके पास में है, उसका पैन बिहार उसका आधार है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उसको यह है कि एक ऐसा चेहरा चाहिए जो उसको अति पिछड़ों का वोट दिलवाए, उसमें डेंट नहीं हो। तो नीतीश कुमार को इसलिए उनको शोकेस में रखना चाहते हैं।
लेकिन उनको ये है कि उनके सामने जो लंबा जो उनका जो मिशन बिहार है उसमें है कि बिहार में अपनी सरकार हो, अपना मुख्यमंत्री हो। क्या हेमंत जी बीजेपी अपने दम पर बिहार में सरकार बनाने के लायक अभी उसके पास जनाधार है? देखिए, मैं मानता हूं कि बीजेपी ने जितना काम किया है जो ग्राउंड पर, उसको हम सब लोग इग्नोर कर रहे हैं। इस खतरे को नहीं, अगर बाकी पार्टियां चाहे विपक्ष हो चाहे जो लोग इस विमर्श में शामिल हैं वो नहीं समझेंगे तो लगेगा कि बीजेपी कुछ नहीं है। बीजेपी ने अपने आप को मजबूत किया है और नीतीश कुमार को कमजोर करके मजबूत किया है, चिराग पासवान को अपने साथ जोड़ करके मजबूत किया है। तो और जमीन पर जो आज की तारीख में बीजेपी की पूरी पॉलिटिक्स की एडवोकेसी करने वाले लोग घर घर में हैं। राहुल गांधी को मैं कनेक्ट कर रहा हूं यहां पर कि राहुल गांधी जो 18 तारीख को यहां आ रहे हैं संविधान सुरक्षा सम्मेलन में, राहुल गांधी वैचारिक चुनौती है बीजेपी और आरएसएस के सामने में। और राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं, आरएसएस को इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बता रहे हैं। वो कह रहे हैं जाति जनगणना होनी चाहिए और प्रतिनिधित्व का सवाल उठा रहे हैं। इन सवालों को नीचे तक ले जाने के लिए उनकी पार्टी के बाहर के लोग भी एडवोकेसी करें, क्योंकि वो कांग्रेस के बैनर तले कार्यक्रम नहीं होता है। बिहार में भी जो हो रहा है वो कांग्रेस का बैनर नहीं है, वहां पर वो एक इंडिपेंडेंट बैनर है। और उसके राहुल गांधी पार्टी का एक्सपेंशन हो, ये नेता है उसके चाहेंगे कि पार्टी हमारी बढ़े, मजबूत हो, उत्तर प्रदेश में बिहार में जहां भी कमजोर है। लेकिन उनका जो पूरा एजेंडा है उस एजेंडे की एडवोकेसी करने के लिए उनको उस तरह का आधार चाहिए। और इसकी ये इस मकसद से वो संविधान सुरक्षा सम्मेलन जगह जगह जो हो रहा है वो बिहार में भी इसी मकसद से हो रहा है। और उसमें जो जुटान होने वाला है, जो श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल है, उसमें जो जुटान होने वाला है, उसकी जो तैयारी है वो ऐसे ही लोगों को लाना। उसमें कांग्रेसियों को भरने की जरूरत नहीं है, बल्कि सोसाइटी में इन सवालों पर, संविधान के सवाल पर, लोकतंत्र के सवाल पर, सांप्रदायिक राजनीति के, बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ जो लोग सोसाइटी में एडवोकेसी कर रहे हैं, लड़ रहे हैं अपने अपने ढंग से, उनके बीच में राहुल गांधी अपनी बात रखेंगे। तो ये वाला जो कनेक्शन जो आप देख रहे हैं, ये इसके जरिए आप इसको डिकोड कीजिए कि राहुल गांधी का जो मिशन है, आप इस बात से हम लोग सब लोग सहमत हैं कि राहुल गांधी राजनीतिक चुनौती और वैचारिक चुनौती है बीजेपी के और आरएसएस के सामने। इसलिए राहुल गांधी सबसे ज्यादा उनके निशाने पर रहते हैं। बाकी उनके पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं वो तो सब लोग को पता है, लेकिन राहुल गांधी को लेकर के जो चुनौती है बीजेपी आरएसएस के सामने, ये एक बड़ी चुनौती है। और राहुल गांधी उसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। उसको चाह रहे हैं कि इन चीजों की एडवोकेसी सोसाइटी में इंडिपेंडेंट ढंग से हो, इस विचार, क्योंकि इस विचार के बहुत सारे लोग हैं, असंख्य लोग हैं जो भरे पड़े हैं, जो बीजेपी की सांप्रदायिक और उन्मादी राजनीति के खिलाफ चाहते हैं कि इस देश में उनकी राजनीति खत्म हो, इसमें रोक लगे। तो ये उनकी राहुल गांधी की चिंता यहां है। और मैं समझता हूं कि बिहार में वो जब आ रहे हैं वो उसको आरजेडी और कांग्रेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट के रूप में मैं नहीं देखता हूं, ये बिल्कुल ही ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात, और जो ये पंकज जी जो कह रहे थे कि जो कांग्रेस का जो नेतृत्व है यहाँ पर, वो नेतृत्व उसमें अखिलेश सिंह जो पार्टी के जो अध्यक्ष है यहाँ बिहार के, तो वो तो लालू जी के सबसे बड़े लॉयल हैं। वो आप उनमें आप कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं ढूंढ सकते हैं। उनके बारे में सबको पता है कि लालू जी के प्रति उनको लॉयल्टी, लालू जी की पार्टी में थे पहले, वो बाद में कांग्रेस में गए वो, और लालू जी ने उनको बहुत आगे बढ़ाया। तो इसलिए उनमें कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ नहीं है। एक्सपेंशन पार्टी का हो तो ये कैसे होगा? क्या सिर्फ बात करने से हो जाएगा या साथ मिलकर लड़ने से होगा? तो साथ मिलकर के अगर लड़ेगा विपक्ष तो जो पार्टी ज्यादा लड़ेगी वो आगे बढ़ेगी। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव भी यही कह रहे हैं कि हम लोगों का महागठबंधन बिहार में है और जिसमें ये तीनों दल हैं, यानी आरजेडी भी है और कांग्रेस पार्टी और वाम दल हैं, तो तीनों हैं, तो फिर महागठबंधन है बना हुआ। राहुल गांधी जिस बैनर के तले वहां जाकर संविधान सुरक्षा समारोह कर रहे हैं, उसमें संविधान की बात होगी, वहां बाबा साहब अंबेडकर की बात होगी, देश में लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जाए इसकी बात होगी, जो हमेशा राहुल गांधी करते रहे हैं। बिल्कुल सही आप ये बात भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी सबसे बड़ी चुनौती है आज की तारीख में बीजेपी आरएसएस के सामने, क्योंकि उनकी विचारधारा और इस विचारधारा में जमीन आसमान का फर्क है और इसी विचारधारा के दम पर अभी तक देश आगे बढ़ता भी रहा है। लेकिन इन सब के बीच क्या आज की तारीख में नरेंद्र मोदी के सामने एक चुनौती यह है कि किसी भी ढंग से अपनी सरकार बचाई जाए और उसके लिए ये सब कुछ हो रहा है, फ्रेम किया जा रहा है। सुनील शुक्ला जी, क्लोजिंग कमेंट आपसे। स्वाभाविक सी बात है कि नरेंद्र मोदी के सामने अपनी सरकार बचाने का या एक मिलीजुली सरकार चलाने का पहली बार का उनके ऊपर दबाव है ये, और इस दबाव से मुक्त होना चाहते हैं क्योंकि उनकी प्रवृत्ति में शामिल नहीं है।
हम राहुल गांधी की बात कर रहे थे, हेमंत जी की बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने जो विश्वसनीयता हासिल की है वो किसी का एहसान थोड़े है, तो उन्होंने ला करके वो दे दिया। हाल के वर्षों का जो एक राजनीतिक अभियान राहुल गांधी ने चलाया, इससे बड़ा राजनीतिक अभियान था उनका भारत जोड़ो यात्रा, लोगों से मिलने का और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार बोलते रहने का। उन्होंने कभी अपने मुद्दे को छोड़ा नहीं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपनी आक्रामकता को कभी नहीं छोड़ा। तमाम तरह की बातें कही गई। इसी देश में तमाम लोग ये ज्ञान दे रहे थे कि आप मोदी जी का नाम मत लीजिए, राहुल गांधी ने इस पर कोई समझौता नहीं किया। तमाम लोग कह रहे थे कि आप महाराष्ट्र में जाकर के सावरकर का नाम मत लीजिए, राहुल गांधी ने उसको भी नहीं माना। तो राहुल गांधी की जो साफगोई रही अपने मुद्दों को लेकर के, वह उनकी विश्वसनीयता का आधार है। राहुल गांधी का जो राजनीतिक अभियान है वह उनकी विश्वसनीयता का आधार है। वह कोई अखिलेश यादव और कोई लालू यादव या कोई ममता बनर्जी ने उनको नहीं दे दिया। और जो राजनीतिक विश्वसनीयता हासिल किया राहुल गांधी ने, उससे उन राजनीतिक दलों को फायदा हुआ है जो राजनीतिक दल विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विभिन्न राज्यों में काम कर रहे हैं, जो आगे हैं। मगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है, तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को उसका फायदा मिलेगा। क्योंकि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक राजनीतिक माहौल बना, एक जो जनता के बीच में एक तरह की नाराजगी पैदा हुई, वो कहां जाएगी? अगर कांग्रेस वहां उपलब्ध नहीं है या कांग्रेस उस तरह की राजनीतिक चुनौती देने की स्थिति में नहीं है, इलेक्टोरल चुनौती की बात मैं कर रहा हूं, तो स्वाभाविक सी बात है उसका लाभ समाजवादी पार्टी को मिलेगा। तो लेकिन जो बात कही जा रही थी, आप याद कीजिए 2014-2019 विपक्ष कहां है, ये सवाल पूछे जाते थे। आज तो कोई नहीं करा। यह कहा जाता था कांग्रेस मुक्त भारत, आज तो कोई बात नाम नहीं लेने के लिए तैयार है कांग्रेस मुक्त भारत का। यह जो जन विश्वास हासिल किया राहुल गांधी ने, यह उनकी चुनौती का आधार है। और राहुल गांधी ने बार बार कहा कि और एक ऐसे नेता के रूप में उन्होंने वो स्थापित हुए कि वह भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति, कार्यक्रम, काम करने के तरीके, गवर्नेंस से सहमत नहीं है और उस असहमति को मुखर तरीके से व्यक्त कर रहा है। ये कम से कम यह कॉन्स्टिट्यूंसी तो किसी नेता में नहीं मिली। आज जो आखिर भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी पे क्यों हमलावर होती है? क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसे चेहरा है गैर भाजपा नेताओं में जिनके साथ गैर भाजपा जनमत खड़ा हो सकता है या गैर भाजपा जनमत तैयार करने की जिसके पास कुवत है, जिससे विश्वसनीयता हासिल की। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को विश्वसनीय बनाने की बात करेगी, उनके मुद्दों को खारिज करने का प्रयास करेगी, उनके काम करने के तरीकों को लेकर के सवाल पैदा करेगी। इन्होंने धक्का दे दिया, इन्होंने इनको गिरा दिया, इन्होंने यह अपराध कर दिया, इस तरह की बात करेगी वो जी। लेकिन इन चीजों के बावजूद भी वो राहुल गांधी की विश्वसनीयता कम नहीं कर पा रही है और इसीलिए उसको ये तमाम तरह के नैरेटिव्स पैदा करने की आवश्यकता पड़ती है कि शरद पवार आ रहे हैं और नीतीश कुमार जी कभी जा नहीं सकते और इंडिया गठबंधन में बड़ा विरोध है। ये केवल इसी बात के लिए कि आप जो राहुल गांधी या उन किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा, इंडिया दल समूह के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो राजनीतिक नैरेटिव तैयार किए जा रहे हैं, उसमें चर्चा ना, उसे बहस रखिए। आप कुंभ की बहस कीजिए। हम और आप तो सुनते चले आए हैं, पढ़ते चले आए हैं कि कुंभ का आयोजन एक ऐसा आयोजन है जिसमें किसी को आमंत्रित नहीं किया जाता। भारतीय जनता पार्टी न्योता लिए घूम रही है, इनके सरकार के मंत्री जगह जगह घूम रहे हैं। आज 6 साल पहले तय हो जाता कि अगला कुंभ कब होगा, अगले कुंभ के स्नान पर्व कब होंगे, और भारतीय जनता पार्टी निमंत्रण बांट रही है। तो ये केवल वही है कि आप उन विषयों की चर्चा मत कीजिए जो भारतीय जनता पार्टी को घेरते हैं। बिहार में स्थिति, दिल्ली में क्या स्थिति है? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी कौन सा नैरेटिव बना पा रही है आम आदमी पार्टी के खिलाफ? हालांकि आम आदमी पार्टी को भी मैं गैर सांप्रदायिक राजनीति करने का राजनीतिक दल नहीं मानता हूं, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की चुनौती देती हुई दिख तो रही है जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इधर दिल्ली की चर्चा भी हम खूब करेंगे, कुंभ की चर्चा भी होगी और चर्चा बिहार की लगातार हो ही रही है। इन सब पर हम सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, पंकज जी, हेमंत जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा भी कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। धन्यवाद।